services to corporate. He offers consultancy services to cooperative housing societies with regard to transfer of flat, stamp duty, testimony documents, registration of agreements, deemed conveyance, drafting of development agreements, permanent alternate agreements, and apart from drafting, adjudication of documents also. He is also in practice in the cooperative field for close to a decade. He regularly features in seminars, workshops, talks organized by Maharashtra Societies Welfare Association. We are really privileged to have him travel today, sir. I request Jayesh Bhai to give him a memento and a flower bouquet along with Atul sir. Sir. So the floor is yours. Yeah. Which one? Converse? You open this 23, 24. This one, open please. एक 31. Okay. Yes. Okay. ठीक है. Yeah, thank you very much, Nidhi madam and Atul ji and Jayesh Thakkar ji. Thanks for inviting us to give lecture on deemed conveyance and stamp duty amnesty scheme. So I'll start with stamp duty amnesty scheme. Amnesty scheme से start करता हूँ. आपको कोई क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो आप अंत में पूछ लीजिए प्रेजेंटेशन होने के बाद. मे बी प्रेजेंटेशन के टाइम पर शायद आपका क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगे. So now what is stamp duty? Stamp duty क्या है? It is a tax payable to the state government or central government as the case may be. So एक तरह का टैक्स है. It is a direct tax. हम लोग बहुत प्रकार का टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, कैपिटल गेन टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं. So स्टैम्प ड्यूटी भी एक तरह का टैक्स है. इट इज पेबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट. कब भरना है हमें? कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भरना है. So payable under section 3 of the Maharashtra Stamp Act. Maharashtra Stamp Act was enacted in 1958 and 16 फरवरी 1959 से स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करना लागू हो गया है. पेबल ऑन इंस्ट्रूमेंट गिवन अंडर शेड्यूल 1. स्टैम्प एक्ट में शेड्यूल 1 करके दिया हुआ है. देयर आर 63 आर्टिकल्स. तो उस 63 आर्टिकल के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट किया जाएगा. जैसा कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए अलग आर्टिकल लगता है, गिफ्ट के लिए अलग आर्टिकल लगता है, लीज के लिए आर्टिकल अलग लगता है, कन्वीनियंस के लिए अलग आर्टिकल लगता है. तो अलग अलग प्रकार के आर्टिकल्स दिए हुए हैं. तो उसको अलग अलग एग्रीमेंट को कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट किया जा सकता है, ये शेड्यूल 1 में दिया हुआ है. देन ओनली ऑन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज ऑन इंस्ट्रूमेंट. कि अगर आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जो भी आपने अग्रीमेंट बनाया है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो या सेल डीड हो या गिफ्ट डीड हो, अगर वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, देन ओनली इट कैन बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर आप प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरते हो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, so then it is not admissible in the court of law. You cannot submit it as an evidence during any proceedings. Stamp duty to be paid in full and on time. इससे पहले लोग क्या करते थे कि फ्लैट खरीदते थे, पार्ट पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी करते थे. जैसा कि 15 लाख का फ्लैट खरीदा, हमारा अग्रीमेंट वैल्यू है 15 लाख, 15 लाख के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरा. बट देयर इज वन मोर थिंग कि मार्केट वैल्यू भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है. मार्केट वैल्यू
बिफोर प्रायर टू 4 जुलाई 1980 जो आपने अग्रीमेंट के अंदर जो कंसिडरेशन लिखा है दैट वाज ट्रीटेड एज द मार्केट वैल्यू। उससे पहले रेडी रेकनर का कोई इफेक्ट नहीं था। सो 1990 में रेडी रेकनर आ गया एंड 10 दिसंबर 1985 में कुछ अमेंडमेंट हुआ था महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट में, उसके मुताबिक सो 1990 का मार्केट वैल्यू आई मीन दिस इज कैलकुलेशन मेथड। तो यस सो 1980 से मतलब दो तरह का है, एग्रीमेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू। सो हमें स्टैम्प ड्यूटी जो है इधर एग्रीमेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू whichever is higher on that we have to pay the stamp duty and it has to be paid on time. So when it can be paid? So 1 day prior to the date of execution of an agreement that you can pay on the same day जिस दिन हम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस दिन भी हम भर सकते हैं। Then on next day also, so if I executed the agreement today, so I can pay stamp duty tomorrow also. But the thing is that the stamp vendors, जैसा कि बैंक में हम लोग फ्रैंकिंग करते हैं या अगर आज बैंक ESBTR सर्टिफिकेट देते हैं, ESBTR ई स्टैम्प बोलते हैं, तो वो इशू नहीं होगा। Then what I have to do? I have to apply for adjudication to determine the true market value of the document. I have to submit the document to the collector of stamps, who has the authority to determine the true market value and to recover the pending stamp duty. तो अगर आज मैं ऑन टाइम नहीं भर रहा हूँ, 2 दिन के बाद जा रहा हूँ या 15 दिन के बाद अगर मैं एजुडिकेशन में जा रहा हूँ, then I have to make an application to the collector of stamps, who will decide the market value and who will raise the demand notice. Okay, in such an event अगर समझिए आपने अगर सेम डे स्टैम्प ड्यूटी एडवांस में नहीं भरा है, आप एजुडिकेशन प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हो, you are not aware कि how much stamp duty you have to pay, so then you have to make the application to the collector of stamps within 1 month. 1 month of execution. अगर आप 1 month of execution application नहीं करते हो, then you will be liable for payment of penalty of 2% per month. कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है, तो then penalty is 2% per month and maximum penalty is 4 times of the pending amount of stamp duty. So therefore we have to pay the stamp duty full on time. So I have already discussed it is a tax payable to the state government. स्टेट गवर्नमेंट को भी भरा जाता है, समटाइम इट इज गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, जैसा कि हम लोग शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, शेयर्स का ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां पर भी स्टैम्प ड्यूटी भरा जाता है। ब्रोकर्स विल कलेक्ट अपफ्रंट। सो देन पेएबल अंडर सेक्शन 3 आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। पेएबल ऑन इंस्ट्रूमेंट गिवन अंडर शेड्यूल 1 ओनली ऑन प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। डिले ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्ट्स पेनल्टी। नाउ Why to pay stamp duty? स्टैम्प ड्यूटी क्यों भरना चाहिए? सो ये कायदा है, लॉ है, तो इसके लिए हमें स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ रहा है। सो वी आर पेइंग। देन कि हमें मालूम नहीं था, इग्नोरेंट या जुरिस नॉन आई मीन मतलब मुझे कायदे का प्रावधान मुझे पता नहीं था, सो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। यू विल हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी व्हेनेवर यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, भले वो फ्लैट परचेज के लिए हो या अगर कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बनता हो या किसी भी फैमिली सेटलमेंट डीड बनता हो। अलग अलग प्रकार का डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग आर्टिकल है स्टैम्प एक्ट में, उसके मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। देन अंडर स्टैम्प डॉक्यूमेंट लीगल करके माना नहीं जाएगा जब तक आप प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरते हो। To ensure legality, validity of document, so you will have to pay proper stamp duty. Yes. So भी penalty कब तक लगेगा? Penalty that is from the date of signing till deficient stamp duty is paid. जिस दिन आपने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है उस दिन से जब तक आप पेमेंट पूरा नहीं करते हो तब तक आपको पेनल्टी लगती है। एंड मैक्सिमम पेनल्टी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है 4 टाइम्स 400% पेनल्टी लगेगी। So if penalty is not paid or stamp duty is not paid, क्या हो सकता है कि कलेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन उनको मालूम पड़ा, ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन मालूम पड़ा तो ही ये या अगर किसी ने कंप्लेंट किया ये फ्लैट सेल हुआ है बट इट इज नॉट स्टैम्प, तो तभी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में से नोटिस आ सकता है
एनफोर्समेंट में डिपार्टमेंट में से नोटिस आ गया, देन यू विल हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। अगर आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरोगे तो फिर आपका प्रॉपर्टी का ऑक्शन करके, प्रावधान है कायदे में, सो इनकम टैक्स में भी शायद है, हर एक कायदे में है, तो उसी प्रकार से स्टैम्प एक्ट में भी प्रोविजन है, तो आपका प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके स्टैम्प ड्यूटी रिकवर किया जाएगा। देन और भी प्रोविजन है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। आपने अगर स्टैम्प ड्यूटी अपना नहीं भरा है, देन इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 month, which may extend up to 6 months, which may extend up to 6 months. या स्टैम्प ड्यूटी कब भरना है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, देन ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। या अभी स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम आया हुआ है, राइट? मैंने अभी तक थोड़ा सा डिस्कस किया, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में डिस्कस किया। स्टैम्प ड्यूटी अगर पेमेंट नहीं करते तो क्या आई मीन एक्शन आपके पास, आपके ऊपर हो सकता है अथॉरिटी से, और स्टैम्प ड्यूटी भरना कितना जरूरी है या नहीं है, इस बारे में हमने डिस्कस किया। अभी स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम आया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी मीन्स फॉरगिवनेस, पार्डन, रिलीफ या वेवर, किसी भी प्रकार का आपको एक वेवर दिया जा रहा है, आपको एक रिलीफ दिया जा रहा है, सो दैट इज एमनेस्टी स्कीम। सो एमनेस्टी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया हुआ है सेक्शन 9 ऑफ महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट। तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट का ही कायदा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर या सेक्शन ऑफ पीपल को अगर स्टैम्प का रिलीफ देना है, स्टैम्प ड्यूटी में और पेनल्टी में रिलीफ देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से इससे पहले भी 4 से 5 एमनेस्टी स्कीम आया हुआ है, 94, 97, 2004, 2008, 2019 और ये इस बार तो एमनेस्टी स्कीम आया हुआ है, एंड इट विल बी फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब ये 2023-2024 का स्कीम कब लॉन्च हुआ था? सो इट इज लॉन्च्ड ऑन 7 December 2023 को, एंड इट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 4 months. It is for a period of 4 months, that is from 1st January 2020, 1st December 2023 to 31st March 2024. ये 7 दिसंबर का ऑर्डर है गवर्नमेंट का। अब यहाँ पर इससे पहले एमनेस्टी स्कीम जो आया था, इससे पहले भी जितना भी एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज ओनली फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जहां पर हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए ही दिया था, बाकी कमर्शियल के लिए नहीं दिया था, इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस के लिए नहीं दिया था, या और कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए नहीं दिया था। बट इस बार का एमनेस्टी स्कीम जो है वो थोड़ा सा एक बड़ी मात्रा में दिया हुआ है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए तो दिया ही है, उसके साथ साथ कमर्शियल प्रीमाइसेस है। अगर हाउसिंग सोसाइटी में शॉप है, शॉप्स के लिए पहले भी अलाउ था, बट अगर बिल्डिंग इज एक्सक्लूसिवली कमर्शियल प्रीमाइसेस और इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस तो उनको नहीं दिया था। इस बार इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस को भी अलो किया है, कमर्शियल प्रीमाइसेस को भी अलो किया है, तो इसमें अलग अलग 2 फेज किया हुआ है। एक तो स्कीम इज लॉन्च्ड ऑन 2 phases फॉर एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड बिटवीन 1st January 1980 to 31st December 2020। ये टोटल स्कीम है 1st January 1980 से लेकर के 31st December 2020 तक। तो उसमें 2 फेज किया हुआ है। फेज 1 आपका एप्लीकेशन जो है, योर एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड टू द अथॉरिटीज बिफोर 1st December 2023 to 31st January 2024. This is first phase. Then the second phase is 1st February 2024 to 31st March 2024. तो 2 फेज में एमनेस्टी स्कीम को लॉन्च किया हुआ है। सो नाउ ऑलरेडी एमनेस्टी स्कीम लॉन्च होके 2 महीना होने को आया है, टाइम इज रनिंग आउट। सो जिस किसी को भी पूरा स्कीम के बारे में जानकारी मिलने के बाद आपका अगर एग्रीमेंट में पेंडिंग स्टैम्प ड्यूटी है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, या अगर
आपके बिल्डिंग में जो रहते हैं या अगर सोसाइटी में, तो उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। टाइम इज रनिंग आउट। सो इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड अंडर दिस स्कीम, तो अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो कवर किया जा रहा है। सो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू कन्वीनियंस, जैसा कि सोसाइटी का लैंड एंड बिल्डिंग कन्वे किया जा रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, कन्वीनियंस बनता है, सेल डीड बनता है, म्हाडा का है तो सेल डीड बनता है, या अगर प्राइवेट बिल्डर का वगैरह है तो कन्वीनियंस डीड बनता है। सो दैट कन्वीनियंस डीड इज कवर्ड। देन एग्रीमेंट टू सेल, हम फ्लैट परचेज करते हैं, वी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, वी एंटर इनटू अ ट्रांसफर डीड, वी एंटर इनटू अग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड बोलते हैं। तो वो अग्रीमेंट जो है दैट इज कवर्ड। देन लीज अग्रीमेंट है, अगर लीज दिया हुआ है, प्रॉपर्टी लीज पे दिया 99 ईयर्स, 999 ईयर्स, या वॉट एवर पीरियड आपने जो डिसाइड किया है, 200 ईयर्स का लीज अग्रीमेंट है, सो उसको कवर किया हुआ है। देन सेल सर्टिफिकेट, सेल सर्टिफिकेट जब भी प्रॉपर्टी ऑक्शन होता है, अगर बैंक सरफेसी एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी को कब्जा, आई मीन उसका पोजेशन लिया जाता है, एंड देन जो अथॉराइज्ड ऑफिसर के थ्रू, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जो अथॉराइज्ड ऑफिसर है उसके थ्रू जहां पर सेल होता है, तो उसको सेल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वहां पर ऑक्शन परचेजर को, तो वहां पर सेल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उस प्रकार का सेल सर्टिफिकेट जा सकता है। देन गिफ्ट डीड है, जहां पर फैमिली में गिफ्ट वगैरह हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है, दैट गिफ्ट डीड कैन बी प्रेजेंटेड। देन एग्रीमेंट रिलेटेड टू डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, हम अगर लोन लेते हैं पहले, सो लोन लेते थे उस समय पर क्या करते थे, इक्विटेबल मॉर्गेज होता था। आज 2013 के बाद इंटीमेशन करते हैं, 0.5% या स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं एंड वी विल इंटीमेट टू द सब रजिस्ट्रार। तो उससे पहले डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड करते थे बैंक में, तो उस प्रकार का डॉक्यूमेंट बैंक का जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए पहले दिया नहीं था, इस बार दिया हुआ है। टाइटल डीड्स, देन पॉन प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ फॉर रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो इस प्रकार का डॉक्यूमेंट है, उसको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है। देन एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्पस ऑफ रेसिडेंशियल यूज, तो ये इस प्रकार का डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। Then conveyance of allotment of residential, non-residential units from MHADA, SIDCO, SRA, slum dweller for purpose of rehabilitation under this scheme. कि various authorities है, मुंबई में म्हाडा है, म्हाडा मुंबई बोर्ड है, देन सिडको है, देन एसआरए है। अगर यहाँ पर किसी को भी फ्लैट वगैरह अलॉट किया जाता है वहां पर, म्हाडा का तो स्कीम आते ही रहता है, तो लोगों को मिसकंसेप्शन था कि हमें गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट दिया है तो हमको स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना। इवन 2008 तक का एमनेस्टी स्कीम के लिए भी लोगों में आई मीन मिसकंसेप्शन था। बट अगर म्हाडा ने दिया हो या कोई भी अथॉरिटी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको फ्लैट दिया हुआ है, एसआरए में बहुत जन को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैट दिया जाता है, 300 स्क्वायर फुट का फ्लैट स्लम डिवेलपर्स को, राइट। तो उस प्रकार का डॉक्यूमेंट को भी प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरना जरूरी है। Then conveyance of allotment of residential, non-residential units or houses in registered cooperative societies or any apartment whose deemed conveyance is pending. अब जिस सोसाइटी का हमारे पास एग्रीमेंट है 1980-85 का, बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन है उनको भी, कि लगता है कि हमको 1985 का पहले का एग्रीमेंट है, हमको स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना है, हमने 5 रुपया जो भरा है वो दैट इज प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी। बहुत सारे लोगों ने 2008 का एमनेस्टी स्कीम के अंडर, हिंदी चलेगा ना, राइट, यस, 2008 का एमनेस्टी स्कीम में बहुत जन ने अपना एग्रीमेंट को प्रोसेस किया स्टैम्प ड्यूटी भराने के लिए, और उस समय पर सभी को एक लेटर मिला कि आपका एग्रीमेंट प्रॉपरली स्टैम्प्ड है कायदे के अनुसार। बट जब कभी आप कंफर्मेशन डीड बनाओगे या सोसाइटी का सेल डीड होगा, तो उस समय पर आपको खरे बाजार मूल्य पर, खरे बाजार मूल्य मतलब ट्रू मार्केट वैल्यू, जब कभी आप कन्वेंस डीड बनाओगे उस टाइम का ट्रू मार्केट वैल्यू के ऊपर आपको प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। इस प्रकार का लेटर देके उनको रिटर्न किया हुआ है। कारण ये है कि 1985 के पहले बॉम्बे स्टैंप एक्ट में फ्लैट परचेज का अग्रीमेंट फॉर सेल है, उसको किस प्रकार से स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करना चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान नहीं था कायदे में। तो अग्रीमेंट फॉर सेल होता है क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है सरकार के पास अधिकार नहीं था स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने का, राइट। तो अग्रीमेंट फॉर सेल बनाते थे लोग
फ्लैट का पोजीशन लेते थे, सेल डीड बनाना चाहिए ये ज्ञान लोगों में नहीं था, और अग्रीमेंट फॉर सेल बनाते थे, फ्लैट परचेज किया, 2-4 साल रहे और फ्लैट सेल कर दिया। सरकार ने देखा कि लोगों ने स्टैंप ड्यूटी नहीं भरा अपना अग्रीमेंट के ऊपर, जो स्टैंप ड्यूटी बनता था वो भरा नहीं, 5 रुपया सरकार को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस हो रहा है गवर्नमेंट का। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 10 दिसंबर 1985 को महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट को अमेंड कर दिया, एंड एग्रीमेंट फॉर सेल के ऊपर ही आप स्टैंप ड्यूटी भरो। आप दूसरा स्टेट में जाओगे, पहले 100 रुपए के ऊपर एग्रीमेंट फॉर सेल बनता है अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो, देन आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद आप प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी भरते हो सेल डीड के ऊपर। तो बट महाराष्ट्र में ऐसा कायदा लाया, उसी प्रकार का था, लेकिन लोगों ने स्टैंप ड्यूटी नहीं भरा, तो इसके लिए उनको चेंज करना पड़ा। और आज जब आप अग्रीमेंट फॉर सेल बनाते हो तभी स्टैंप ड्यूटी आपसे लिया जाता है अपफ्रंट। अगर आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया तो आप 5 साल के अंदर एप्लीकेशन करो, योर अमाउंट विल बी रिफंडेड विद मिनिमम डिडक्शन ऑफ 1000 रुपीज। तो इस प्रकार का कायदा 1985 से। तो इसके लिए लोगों का मन में मिसकंसेप्शन है कि हमको स्टैंप ड्यूटी 1985 के पहले स्टैंप ड्यूटी नहीं था, हमको स्टैंप ड्यूटी 5 रुपया था, वो बराबर, बट उस प्रकार का नहीं है। तो स्टैंप ड्यूटी 1985 का पहले का भी एग्रीमेंट को स्टैंप ड्यूटी लागू होता था। जब आप, क्योंकि स्टैंप एक्ट लागू हुआ है 16 फरवरी 1959 से, तो उसके बाद जितने भी एग्रीमेंट बना है उसको स्टैंप ड्यूटी भरना जरूरी है। तो अगर आज हाउसिंग सोसाइटी का आपका डीम्ड कन्वेंस पेंडिंग है और आपका अग्रीमेंट 1985 का पहले का है, बहुत सारे लोगों ने स्टैंप ड्यूटी नहीं भरा, दे कैन अप्लाई अंडर द डीम्ड, आज एमनेस्टी स्कीम के अंदर एप्लीकेशन कर सकते हो। और बेनिफिट क्या है, कितना स्टैंप ड्यूटी भरना है, उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा, शायद मेरा प्रेजेंटेशन में शायद आपका पूरा का पूरा क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएगा, कुछ रहेगा तो। यस, इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड अंडर दिस स्कीम, एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेंट, कोई भी अगर समझो लैंड ओनर ने अपना डेवलपमेंट राइट्स दिया है बिल्डर को, और इससे पहले क्या होता था ये भी जरा चर्चा करना जरूरी है, पहले रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने का जरूरत नहीं था। आप अगर बिल्डिंग बिल्डर हो, आपके साथ एग्रीमेंट 50-100 रुपए का ऊपर बना काफी था, एंड एमसीजीएम में आप जाते हो तो आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो जाता था, कंस्ट्रक्शन होता था, फ्लैट आप सेल भी कर सकते थे, राइट। तो आज अगर आपका अग्रीमेंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आप रजिस्टर्ड हुए हैं तो तभी जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो बीएमसी में, एंड उसके बाद ही बिल्डिंग प्लान अप्रूवल होगा। तो इस प्रकार का बहुत सारे डेवलपमेंट एग्रीमेंट पेंडिंग है। तो अगर उस डेवलपमेंट एग्रीमेंट को भी इस बार रिलीफ दिया है, दोज एग्रीमेंट आल्सो कैन बी प्रोसेस्ड। देन कन्वीनियंस, सोसाइटी का कन्वीनियंस पेंडिंग है। 2000 से पहले क्या होता था कि ट्रू मार्केट वैल्यू पता नहीं है, सब रजिस्ट्रार क्या करते थे, आप जब ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करोगे उसके ऊपर 10 रुपया, 5 रुपया या 50-100 रुपया जो भी स्टैंप ड्यूटी भरा है उसको एक्सेप्ट करते थे रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड पेंडिंग रखते थे। उस टाइम पर एक इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट भी लगता था 1980 से, शायद कभी वो निकल गया मुझे पता नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर, बट उस टाइम पर एक इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट भी लगता था। एंड बहुत सारे कायदे का आई मीन पेंडिंग मार्केट वैल्यू करके लिखते थे, या अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो उसको पेंडिंग में रखते थे। तो उस प्रकार का डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है, तो उसके लिए भी आज एमनेस्टी स्कीम लागू है। देन एग्रीमेंट टू सेल, देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ असाइनमेंट ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, सब एक डेवलपर ने पूरा डेवलपमेंट राइट्स लिया, किसी और को असाइन कर दिया, दोस काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज आल्सो allowed under the amnesty scheme. Then any type of document related to amalgamation, merger, demerger, arrangement, reconstruction of companies. तो इस बार का एमनेस्टी स्कीम जो है एक बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। इट इज नॉट ओनली टू द हाउसिंग सोसाइटीज, बट कंपनी का मर्जर हुआ है, डीमर्जर हुआ है, उसके ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी लगती है। कंपनी का मर्जर होता है बिकॉज कंपनी में, एक कंपनी में अगर समझो लैंड एंड बिल्डिंग है, वो दूसरा कंपनी में मर्ज हो रहा है, तो वहां पर आपको स्टैंप ड्यूटी भरना जरूरी है। या अगर डीमर्जर हो रहा है तो उसके ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी आती है। ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, इस प्रकार का डॉक्यूमेंट बनता है उनका। सो इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट को भी स्टैंप ड्यूटी का रिलीफ दिया हुआ है। इस बार का स्टैंप ड्यूटी का रिलीफ करोड़ों में है, इट इज नॉट ओनली लैक्स में अंदर नहीं है। सो इट इज गोइंग इनटू बिग स्केल में रिलीफ दिया है। सो देन any type of instrument executed by MADA and its divisional board, MADA and its उसका बोर्ड है, उसके अंतर्गत बहुत सारे बोर्ड हैं, तो उन्होंने कोई भी इशू किया है अलॉटमेंट लेटर, देन सिडको का डॉक्यूमेंट, सिडको ने ग्रांट किया हुआ है, तो उस प्रकार का अलॉटमेंट लेटर,
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया है, म्युनिसिपल काउंसिल ने दिया है, नगर पंचायत जो प्लानिंग अथॉरिटीज है वेरियस वेरियस एरिया में, तो उन्होंने, और म्हाडा एमआईडीसी ने कुछ ग्रांट किया हुआ है, एसआरए ने दिया हुआ है, तो इस प्रकार का हर एक डॉक्यूमेंट एमनेस्टी स्कीम में प्रोसेस किया जा सकता है। देन फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर और शेयर सर्टिफिकेट। अभी बहुत सारे सोसाइटीज म्हाडा का जमीन के ऊपर या एसआरए का जमीन के ऊपर या कलेक्टर का जमीन के ऊपर है, तो वहां पर क्या होता है, द कलेक्टर विल ग्रांट लैंड टू दी सोसाइटीज फर्स्ट, सोसाइटी पहले फॉर्म किया जाता है एंड उनको लैंड ग्रांट किया जाता है, वो फिर कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं और बिल्डिंग बांध के लेते हैं। तो वहां पर कोई बिल्डर एंड फ्लैट परचेजर का अग्रीमेंट नहीं रहता है, तो वहां पर अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, सोसाइटी अलॉटमेंट लेटर देती है। तो उस प्रकार का अगर फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर है, सोसाइटी ने अगर गवर्नमेंट का लैंड के ऊपर है, तो उस प्रकार का सोसाइटी का फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जाएगा। अगर अलॉटमेंट लेटर नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर यू कैन पे, आई मीन अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो आपका शेयर सर्टिफिकेट को आप प्रोसेस कर सकते हो, तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरा जा सकता है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि किस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स वगैरह एमनेस्टी स्कीम में जा सकता है करके, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। सो एक डिटेल में हमने चर्चा कर लिया है, तो भी थोड़ा सा मतलब कितना बेनिफिट क्या मिल रहा है। Renunciation deed. For example, there are two brothers. Hmm. We share certificate are named, they release the share certificate of flat. And if one brother says that I withdraw my right and they release me. So whether A stamp duty is payable. देखिए एज गुड एज वो ट्रांसफर डीड बनाना चाहिए आपको। सरेंडर ओनली टेनेंसी है तो आपका सरेंडर कर सकते हो। नहीं समझ गया, नॉर्मली सरेंडर जहां पर होता है टेनेंसी है, तो टेनेंसी नहीं है आपका, ओनरशिप राइट है ना, बराबर। तो रिलीज डीड या ट्रांसफर डीड आपको बनाना पड़ेगा। सो जो आपने डीड बनाया वो बराबर नहीं है ऐसा मुझे लगता है। क्वेश्चन एंड आंसर ले लूंगा मैं, एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए, विल डिस्कस इन डिटेल। देन अगर आपका, तो इसमें भी दो प्रकार के दिए, 40 साल का डॉक्यूमेंट के लिए रिलीफ दिया है, दैट इज 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक। तो भी इसमें भी अगर आपका अग्रीमेंट 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2000 तक का है, सो ये फर्स्ट 20 इयर्स का अग्रीमेंट है, तो उसको क्या बेनिफिट दिया है अगर देख लेते हैं हम लोग। अगर आप फर्स्ट फेज के अंदर आप एप्लीकेशन कर रहे हो, जैसा कि फर्स्ट फेज है 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024, तो ये फेज के अंदर आप अपना एप्लीकेशन दर्ज कर रहे हो, तो आपका स्टैम्प ड्यूटी सपोज 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक है, तो आपको कुछ नहीं भरना है, पूरा का पूरा स्टैम्प ड्यूटी वेव किया जा रहा है अप टू 1 लाख। एंड पेनल्टी कितना बनता था, आज आपका 40 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है या 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है, एक बार 16 से 17 साल हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट क्वालिफाई हो जाता है 400% पेनल्टी के लिए, दैट इज 4 टाइम्स पेनल्टी के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो यहां पर पूरा का पूरा पेनल्टी भी वेव किया जा रहा है। सो ऑल पेनल्टी इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेव्ड ऑफ। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख के ऊपर है, आपका स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट 1 लाख के ऊपर है, इन दैट इवेंट 50% अमाउंट, अगर 50% अमाउंट आपको भरना है और 100% पेनल्टी भी वेव होगा। 1 लाख के अंदर है, पूरा का पूरा स्टैम्प ड्यूटी माफ, पेनल्टी भी माफ। एंड स्टैम्प ड्यूटी माफ करने का जो स्कीम ये पहली बार आया, इससे पहले पेनल्टी को माफ किया है, 4 टाइम्स पेनल्टी था या 2 टाइम्स पेनल्टी था, तो उसको रिडक्शन करके 250 रुपीज पेनल्टी भरो या 500 रुपये पेनल्टी भरो या 1000 रुपये पेनल्टी भरो या 10% भरो, इस प्रकार का स्कीम आया था, वेरियस स्कीम। बट इस बार स्टैम्प ड्यूटी भी माफ किया जा रहा है, तो दैट इज मोर देन 1 लाख है तो आपको 50% भरना है और आपको 100% पेनल्टी भी वेव होगा, प्रोवाइडेड यू सबमिट योर एप्लीकेशन बिफोर 31 जनवरी 2024। ओके, स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट फर्स्ट वाइज मतलब जब का डॉक्यूमेंट है तब जिस दिन आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है उस समय का मार्केट वैल्यू गिना जाएगा। ओके, तो हाउ टू डिटरमाइन दैट? आपका अग्रीमेंट, देयर आर वेरियस मेथड्स एंड ऑल टू वर्क आउट द मार्केट वैल्यू। ठीक है, देयर इज अ रेडी रेकनर, देयर इज अ रेट,
rate of stamp duty, everything is there. There is a location, I mean, maps are there. So where your property is situated, there are wards, K West ward, K East ward, whether your property is in K West ward, K East ward, and then it is subdivided. So location based on that, they have decided the market value. And there is a ready reckoner. Based on the stamp duty calculation will be done. So we will understand कि कितना हमें benefit मिल रहा है. Calculation method you can meet us in person, then वो कर सकते हैं calculation वगैरह चाहिए तो. Calculation is done by us or by the department? The consultant will do the valuation. Okay, they have to do. Consultant will do the valuation and give you approximate amount of stamp duty payable on your instrument. Finally, the authority will decide. Authority will decide ki how much, what is the market value and how much stamp duty is payable. Once they give the demand notice, your consultant will work out whether it is proper. I mean, he will work out ki whether it is properly done or not. Then if it is not done properly, then you can raise an objection and it will be heard again within time limit. Yes. So Sir, any personal opportunity of bidding will be given? we will take the queries later. We'll take. So अगर आपका agreement phase 2, अगर आप phase 2 में application अपना submission कर रहे हो, phase 2 कब चालू होता है? 1 February 2024 से लेकर के 31 March 2024. अगर इस समय पर आप अपना application submit कर रहे हो और आपका stamp duty 1 रुपए से लेकर के 1 लाख के अंदर है, तो reduction in stamp duty 80% reduction किया जाएगा. Second phase में भी अगर आप जाते हो तो, then reduction in penalty to be paid, 80% penalty भी माफ होगा वहां पर आपका. ओके, अगर more than 1 लाख है तो वहां पर 40% आपको रिडक्शन होगा, 60% पेमेंट किया जाए, पेमेंट करना पड़ेगा. एंड देन पेनल्टी में भी है ना 70% रिलीफ दिया जाएगा, मोर देन 1 लाख रुपए है तो, देन 30% टू बी पेड. तो इस प्रकार का लेटर स्टेज में, सेकंड स्टेज में अगर आप सेकंड फेज में अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो, देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आता है. पहला 20 साल का मैंने आपको बताया. सो अभी नेक्स्ट 20 इयर्स का देख लेते हैं. यस सर. Less than 1 lakh rupees, 100% marks. So apply करना पड़ेगा कि directly मिलता है? सर आपको अप्लाई सर्टिफिकेशन चाहिए ना, अग्रीमेंट के ऊपर सर्टिफिकेशन तो होना पड़ेगा. मैं अग्रीमेंट मेरा एमनेस्टी स्कीम लिमिटेड पीरियड के लिए दिया हुआ है, ये समझ लीजिए. इट इज ओनली फॉर 4 मंथ्स के लिए दिया हुआ है आपको. 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक. आज अगर कोई भी आपको रिलीफ दिया जा रहा है बराबर, उसके अंदर अपने को एप्लीकेशन करके अपने को सर्टिफाई करा के लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंट. अदरवाइज सर्टिफाई करा के नहीं लोगे तो यू आर, जो आपको स्टैम्प ड्यूटी है, जो पेनल्टी है वो आपको भरना ही पड़ेगा. स्कीम में मतलब एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा. जैसे सेल्फ में भी आया था. हाँ. लेस देन इतनी है लायबिलिटी 10,000 तो उसको मतलब उन्होंने स्क्रैप कर दी. नहीं, यहाँ पर इस प्रकार का नहीं किया हुआ है. इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट सभी को दे दिया, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्कीम. यू हैव टू अप्लाई. Here you have to apply, then only you will get the benefit. Otherwise you will not get. Then again आपको डिमांड नोटिस जिस दिन आता है उसका 7 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा. लोगों ने गवर्नमेंट को सिखाया, इससे पहले का एमनेस्टी स्कीम में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं था. तो 2004 का एमनेस्टी स्कीम में एप्लीकेशन सबमिट किया, डिमांड नोटिस लिया, साल भर घर पे बैठे, साल 1.5 साल के बाद गए स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए. तो इसके लिए सरकार ने सोचा नहीं है, अगर थोड़ा भी रिलीफ देते हैं तो उसका गलत फायदा उठाया जाता है. तो इस बार का एमनेस्टी स्कीम उन्होंने इस प्रकार का किया, विद इन 7 days यू हैव टू मेक द पेमेंट. अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, आपका ओरिजिनल स्टेज कि आप पूरा स्टैम्प ड्यूटी भरो, पूरा पेनल्टी भरो, एंड ऑलरेडी योर डॉक्यूमेंट इज लाइंग विद देम, देन इट मे बी कॉन्फिस्केट किया जाएगा. देन बाकी का जो कायदे के अनुसार जो होगा वो होगा उसका. तो इसके लिए अगर आप एप्लीकेशन भी कर रहे हो तो यू बी रेडी टू पे विद इन 7 days. So if the demand is arbitrary and very high, वो आप ऑब्जेक्शन डाल के आप जाओ ना. but then 7 days will not be heard. No, it will be once you submit the application, objection, if there is valid, then you will get the relief. Otherwise, you will be 400%. Think on it. Okay, तो अगर आपका वैलिड नहीं है तो ऐसे ही ऑब्जेक्शन डाल के बैठोगे तो आपको शायद बेनिफिट नहीं मिलेगा. इस प्रकार का ये वेग है, क्लैरिटी नहीं है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं. बट मुझे लग रहा है कि आपको 7 दिन के अंदर पेमेंट करना था, आपने पेमेंट नहीं किया है, देन यू विल बी ऑन ओरिजिनल अमाउंट एंड ओरिजिनल पेनल्टी अमाउंट हो सकता है. सर तो उनको भी डिमांड लेटर रेज करने का कोई टाइम लिमिट है?
मतलब उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। once you apply, आपको एप्लीकेशन जो 31 जनवरी या 31 मार्च से पहले आपको एप्लीकेशन करना है, राइट? देयर आर लिमिटेड स्टाफ, thousands of applications are going to come, they are loaded with work, they are also going to, now the general election, 4 elections are pending, they are also going to be deputed on election duty, so they will not be available. So your duty is to submit the application. So once you submit the application, let them take 1 year, 2 years, it is their call, you have to follow up. So it may take one year also, it may take 6 months also, कुछ बोल नहीं सकते हैं, it may take time or it may be, अपने लिए हाँ आपको रिलीफ दिया जा रहा है ना, So, but they will be retaining the original document. with them. yeah, original document will be remain with them, you have to submit the original agreement. Ultimately, it will go to the garbage. No, it will not happen like that. There are many amnesty schemes were launched and people have got the document, original document also. Maybe 2%, 1% people must have lost the document. Cases are there. Barabar, I am not saying that department में loss हो सकता है, but this year the amnesty scheme is totally different. You have to first upload your agreement, everything on online. First you have to do online. So once you submit your agreement, it is there on their record. So if the original is lost, they can certify the copies. So that kind of, I mean, even if the original is lost, they will certify the document. This is what my understanding. They shall do it. If they don't do it, then you can file a writ petition and get direction from the High Court. In such cases, अगर कहीं आपका Already lost and pending for registration. The document you can, if you have copies, I'll answer all those queries. ठीक है? Then 1 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 का अग्रीमेंट है। ओके, फर्स्ट था 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2000 एंड अभी 1 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक का अग्रीमेंट है। देन अगर आप फर्स्ट पेज में जाते हो, जैसा कि 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 एंड योर स्टैम्प ड्यूटीज बिटवीन 1 रुपी एंड 25 करोड़। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी 1 रुपए से लेकर के 25 करोड़ तक का है तो आपको 25% जो है रिडक्शन होगा स्टैम्प ड्यूटी में, 25% रिडक्शन होगा एंड 75% आपको पे करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पे 75% एंड पेनल्टी जो है, पेनल्टी मोर देन 25 lakhs है। If the penalty is more than 25 lakhs, I mean up to 25 lakhs, 90% will be waived off, 10% to be paid. 90% will be waived off, 25% to be paid. And अगर penalty more than 25 lakh rupees है तो आपको 25 लाख रुपया मिनिमम भरना पड़ेगा। 25 lakh rupees to be paid penalty. So इस प्रकार का है। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी more than 25 करोड़ है, if the stamp duty is more than 25 crore, then 20% reduction and 80% आपको भरना पड़ेगा। 20% रिडक्शन मिलेगा, 80% भरना पड़ेगा। एंड पेनल्टी में अगर 1 करोड़ है, 1 करोड़ तक का अगर आपका पेनल्टी है तो 1 करोड़ तक आपको भरना पड़ेगा। उसके आई मीन मोर देन 1 करोड़ है वो बाकी का वेव ऑफ हो जाएगा, उतना पेनल्टी तो आपको भरने के लिए आएगा। सो देन फेज 2 के अंदर आप जो अगर अपना एप्लीकेशन जो है 1 फरवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक करते हो, आपका स्टैम्प ड्यूटी 1 रुपए से लेकर के 25 करोड़ तक है, देन 20% रिडक्शन होगा। सेकेंड स्टेज में जाओगे तो आपको बेनिफिट कम होगा, पेनल्टी ज्यादा होगी। एंड पेनल्टी जो है आपको 50 लाख रुपीस तक, 50 मोर देन 50 lakhs है तो आपको 50 lakhs तो भरना ही पड़ेगा। मोर देन 50 lakhs है तो, अगर 50 lakhs से कम है देन 80% वेव ऑफ होगा, 20% आपको पे करना पड़ेगा। ओके, एंड मोर देन 25 करोड़ आपका स्टैम्प ड्यूटी है, देन रिडक्शन आपका स्टैम्प ड्यूटी में 10% होगा एंड 90% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। देन पेनल्टी में ₹2 करोड़ के ऊपर जितना भी होगा पेनल्टी वो माफ किया जाएगा और मिनिमम आपको 2 करोड़ पेनल्टी तो आपको भरना पड़ेगा। सो दिस इज द पेनल्टी और स्टैम्प ड्यूटी को लेकर के आई मीन जो स्कीम आया हुआ है। सो दैट इज कितना बेनिफिट मिलेगा,
एंड आपको 31 मार्च 2024 से पहले आपको एग्रीमेंट को प्रोसेस करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम. स्टैम्प ड्यूटी भरना है नहीं भरना है इसके बारे में हमने चर्चा किया. अगर आज आपने अपना स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है, सपोज आप अपना एग्रीमेंट प्रोसेस ही नहीं करोगे, देन जब कभी आपका सोसाइटी का कन्वीनियंस डीड सबमिशन किया जाएगा तो उस कन्वीनियंस डीड के ऊपर आज का मार्केट वैल्यू लगाया जा सकता है. टुडेज मार्केट वैल्यू. आपने 2025 में अपना एग्रीमेंट सबमिशन कन्वीनियंस डेट डाला, 2025 2030 में गया तो 2030 का मार्केट वैल्यू जो होगा वो लगाया जाएगा. बट अगर आप कोई भी पुराना प्रूफ सबमिशन करते हो देन आपको ओल्ड मार्केट वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा, ओल्ड मार्केट वैल्यू का. सो बहुत जन का अग्रीमेंट प्लेन पेपर के ऊपर है, तो प्लेन पेपर एग्रीमेंट एमनेस्टी स्कीम में जा सकता है क्या? आंसर इज नो. आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर रहना चाहिए. इधर 5 रुपए का स्टैम्प पेपर या 5 रुपए का स्पेशल अडेसिव स्टैम्प है या 20 रुपए का फ्रैंकिंग किया हुआ है, तो स्टैम्प पेपर के ऊपर है तो ही वो एप्लीकेशन आप कर सकते हो. अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल एलिजिबल. एनी अमाउंट 1 रुपए का स्टैम्प पेपर है तो भी चलेगा. या देखिए 1 मई 1994 से स्टैम्प पेपर जो है पार्टीज के नाम पे होना चाहिए करके है कायदे में. ओके आज एमनेस्टी स्कीम में भले आपके नाम पे हो या ना हो तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं. ओके सो आज एक्सेप्ट किया जा रहा है, अदरवाइज इट विल नॉट बी डन. एमनेस्टी स्कीम के अंदर हजारों में डॉक्यूमेंट आएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे. तो अलॉटमेंट लेटर वाला जो आपने बोला था वो तो नॉन अलॉटमेंट लेटर तो उसमें clear मैंने था। ये बताया गवर्नमेंट लैंड के ऊपर सोसाइटी है, तो अच्छा, जहां पर government- गवर्नमेंट लैंड के ऊपर सोसाइटी है, प्राइवेट लैंड नहीं है. प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर नाम पे लैंड था, उन्होंने डेवलपमेंट राइट्स दिया, उस प्रकार का अलॉटमेंट लेटर के लिए नहीं बताया. हमने रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन जो प्रभु साहब हेड कर रहे हैं, तो वी हैव डन रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट स्टैम्प ड्यूटी ऑन द अलॉटमेंट लेटर्स इशूड बाय द सोसाइटी. ओके इन 2008 देयर वाज एन एमनेस्टी स्कीम. It was from 7th June to 30th November. We had made representation to accept the accept allotment letters issued by the society, and it was allowed only for 4 days at the end of amnesty scheme. 26 नवंबर को उन्होंने अलो किया था कि आप सोसाइटी का अलॉटमेंट लेटर को include कर- क्योंकि कोई भी स्कीम आता है, कोई भी एक रिलीफ दिया जाता है, उसका गैर फायदा कैसे लिया जाएगा? एक to some section of people may take yes उसका गलत फायदा नहीं लेना चाहिए करके, तो उन्होंने 4 दिन के लिए अलॉट किया. जो जेन्युइन पीपल है लेट देम सबमिट करके. तो इस बार भी हमने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कि अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय द सोसाइटी. कोई केसेस में लोगों के पास दे आर द ओरिजिनल फ्लैट परचेजर्स, देयर नेम इज ऑन द सोसाइटी फॉर्मेशन एप्लीकेशन, बट दे डोंट हैव द कॉपी ऑफ एग्रीमेंट. They are charged with today's market value 4 lakh rupees 5 lakh rupees. We have made representation कि उनको जो है पुराना मार्केट वैल्यू आप अप्लाई करो करके. तो अभी उसके बारे में कब वो किसी भी प्रकार का रिलीफ देंगे नहीं देंगे पता नहीं, बट एज ऑफ नाउ allotment letters issued by the private societies which are standing on the private land is not allowed. What about MADA allotment letter? म्हाडा अलॉटमेंट लेटर किया मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया सर, आप नहीं थे लगता है. आई थिंक यू केम लेट. अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय द माडा और कलेक्टर, या अगर समझो पीएपी करके किसी को दिया हुआ है, उस प्रकार का कोई भी अग्रीमेंट है वो जाएगा. अगर गवर्नमेंट लैंड के ऊपर सोसाइटीज है तो उन्होंने फर्स्ट अलॉटमेंट, उनको लैंड अलॉट किया था, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके उन्होंने बिल्डिंग बांधा हुआ है, फ्लैट्स अलॉट किया है, तो वहां पर अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो फर्स्ट शेयर सर्टिफिकेट दिया है वो भी प्रोसेस कर सकते हो. will not be accepted. If it is on stamp paper then it will be. अगर वो अलॉटमेंट लेटर बिल्डर ने इशू किया हो या अगर प्राइवेट सोसाइटी ने भी इशू किया हो, स्टैम्प पेपर के ऊपर है तो जा सकता है, स्टैम्प पेपर के ऊपर नहीं है तो नहीं जाएगा. Sir, for private builders who is constituted the society say 2-3 years back, in that case, because that time agreement, stamp paper, everything was not compulsory. No, stamp paper was compulsory. So like in my society, it's 3 years old society, so nobody has got the agreements and all, everybody has got the allotment. Conveyance is done in favor of the society. Land is standing in the name of the society. Na? In olden days, people used to purchase the land.
people used to come together and form the society and then purchase the land in their name. Right? They already got the conveyance in their name. In that event, they used to, I mean, in those days, the society used to appoint the contractors and get the building constructed. They were availing loan facility from the banks. But slowly they become defaulter because the money collected was not paid to the bank as an installment, but it was diverted towards various other requirements of the society, and they become defaulter. And later on, the banks stopped giving loan to these kind of societies who are purchasing the land. And slowly the contractor became developer, and उसके बाद ये मोफा एग्रीमेंट वगैरह आ गया है. उससे पहले आपके पास अलॉटमेंट लेटर है. If you are the original member, you have purchased the land, you are constructing the building. In that event, there should not be any stamp duty. Only the stamp duty has to be collected on the construction cost. Construction cost. So, Members are not constructed the society. hmm, The society is constructed by the developer only. And after that, members came in, they formed the society and then everything else. maybe, but in your case, if there is an allotment letter, it is required to be stamped. Now you are also telling me that the land is already in the name of the society. In that event, the allotment letters attract stamp duty. I'm sure for that. Okay, there is an allotment of flat and it attracts stamp duty. If you submit that I have paid this much of amount, we have paid this much of amount only, then there may be relief, and it has to be on construction cost only. एंड नो रिफंड शेल बी ग्रांटेड. अगर किसी ने, अगर समझो 1 दिसंबर को ये कायदा आया है, 30th नवंबर को किसी ने स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट कर दिया, वेदर ही इज एंटाइटल्ड, ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर रिफंड. किसी को रिफंड नहीं दिया जाएगा. एंड हाउ टू अप्लाई फॉर स्कीम एंड विद इन हाउ मेनी डेज टू डू द पेमेंट. आपको किस प्रकार से अप्लाई करना चाहिए? ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा. IGR Maharashtra.gov.in है, वहां पर एमनेस्टी स्कीम का अलग से प्रोविजन दिया हुआ है. वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह PDF करके साइज वगैरह उधर प्रिस्क्राइब किया है, उसके मुताबिक एप्लीकेशन कर सकते हो. अब एप्लीकेशन करने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी का एप्लीकेशन करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? एक तो ओरिजिनल एग्रीमेंट लगेगा, देन सोसाइटी का लेटर लगता है, सोसाइटी का सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कि एग्रीमेंट हमारा रिकॉर्ड में है, XYZ ने, ABC पर्सन है सोल्ड द फ्लैट टू XYZ पर्सन, ये एग्रीमेंट का डेट है, फ्लैट का एरिया इतना है, बिल्डिंग लिफ्ट है या नहीं है, कितना साल पुराना बिल्डिंग है. तो इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट सोसाइटी से लेना पड़ेगा. एंड इन एडिशन टू दैट, इफ यू हैव परचेज द प्रॉपर्टी, सो यू मस्ट हैव स्टार्टेड लिविंग ओवर देयर आल्सो, एंड और यू हैव मेड द पेमेंट टू द वेंडर. तो वेंडर को पेमेंट चेक से आपने दिया है, तो वो बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, चेक क्लियर हुआ है करके. बिकॉज आज कोई इस स्कीम का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए. देयर इज ओनली बिकॉज स्टैम्प पेपर्स आर अवेलेबल, 5 रुपए 10 रुपए का स्टैम्प पेपर अवेलेबल मार्केट में, वो लेके आज का एग्रीमेंट बना के एंड पुराना स्टैम्प ड्यूटी का फायदा कोई लेना नहीं चाहिए. तो इसके लिए दे आर आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रूफ that if you have entered into an agreement in 1994, so you must have started staying in the building, staying in the flat. So then you provide us any kind of document which cannot be manipulated, government document. जैसा कि LIC पॉलिसी आपने लिया है, उसमें आपका फ्लैट नंबर होगा, बिल्डिंग का नाम होगा, या इलेक्ट्रिसिटी बिल इन योर नेम, टेलीफोन बिल, और गैस कनेक्शन आपने लिया हुआ है, या अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपने उस रेसिडेंस से अप्लाई किया होगा, पासपोर्ट आपने लिया होगा, या और भी मेनी प्रूफ, जैसा कि सोसाइटी फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर आपका नाम आता है क्या. तो इस प्रकार का बहुत सारे प्रूफ आप प्रोवाइड करोगे, देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर द ओल्ड मार्केट वैल्यू अगेन. तो आपका जो ये प्रूफ नियरर टू द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए. अगेन आप प्रूफ देते हो तो. इससे पहले का एमनेस्टी स्कीम में कोई प्रूफ की जरूरत नहीं थी, सिंपली यू कैन अप्लाई एंड द डॉक्यूमेंट वाज गोइंग टू बी सर्टिफाइड. जो पेंडिंग अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी लिया जाता था, पेनल्टी व्यू करके 250 और 500 स्टैम्प ड्यूटी, सॉरी, पेनल्टी लिया जाता था, कोई प्रूफ नहीं मांगा था. बट आज अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो, एग्रीमेंट सबमिट कर रहे हो, सो यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट सम काइंड ऑफ प्रूफ एंड इट शैल बी नियरर टू द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट. अगर आप प्रूफ, आपका एग्रीमेंट 1994 का है और आप प्रूफ दोगे 2000 का, तो 2000 का मार्केट वैल्यू लगेगा. देन इट विल बी, यू विल फॉल, मे बी आपको 1 लाख के ऊपर जाएगा स्टैम्प ड्यूटी, देन यू मे बिकम लायबल टू पे स्टैम्प ड्यूटी ऑफ 50%. तो इसके लिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो एंड प्रूफ नियरर टू द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट दे दीजिए, देन विद इन 7 days आपको पेमेंट करना चाहिए. हाँ, प्रूफ
देखिए, आप प्रीवियस ओनर के लिए आप डिस्कस कर रहे थे मेरे से, राइट? सो प्रीवियस ओनर का अग्रीमेंट के ऊपर आप प्रोसेस करना चाहते हो, प्रीवियस ओनर्स का, तो वहां पर प्रीवियस ओनर्स का कुछ तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई भी एक प्रूफ देना पड़ेगा, जैसा कि टेलीफोन बिल इन देयर नेम, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन देयर नेम, या अगर 1984 में उन्होंने खरीदा था, 86 में आपने बेचा, आपको बेच दिया, एंड आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, सो इट प्रोवाइड्स ना दैट इट प्रूव्स दैट ही वाज द ओनर करके, एंड आपका अग्रीमेंट के अंदर कहीं ना कहीं वो अग्रीमेंट का रेफरेंस है, सो इट विल बी एक्सेप्टेड। तो इस प्रकार का कोई भी एक प्रूफ देना पड़ेगा उनको। या अगर आपने परचेजर वेंडर को आपने पेमेंट चेक से किया रहेगा एंड वो चेक का डिटेल आपका अग्रीमेंट के अंदर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग बैंक स्टेटमेंट दे दो पुराना। या अगर आपने उस समय पर रहने लगे बैंक अकाउंट भी ओपन किया है, दैट आल्सो कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, राइट? सो दोस काइंड ऑफ प्रूफ्स यू कैन गिव, सो देन यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर द ओल्ड मार्केट वैल्यू एंड पेनल्टी ऑफ रिवर्स। यस, सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा एंड सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा, 2 कॉपीज हमें नोटरी वगैरह करके देना पड़ेगा। देन कोई भी कारण की वजह से ओरिजिनल हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, सपोज समझो हमने बैंक लोन लिया हुआ है, बैंक में ओरिजिनल एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है, लेकिन आपने बैंक में सबमिशन किया, आपको बैंक से एक लेटर मिला रहेगा एक्नॉलेजमेंट, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट डेटेड सो एंड सो इज लाइंग विद अस, सो इन दैट इवेंट दैट एप्लीकेशन कैन बी प्रोसेस्ड एंड स्टैम्प ड्यूटी का चलन वगैरह निकलेगा, whatever amount of stamp duty you have to pay that you can pay, and at the time of certification, जैसा एक्चुअल सर्टिफिकेशन होगा उस समय पर बैंक से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, इन सेम डे वो सर्टिफिकेशन करके आपको डॉक्यूमेंट रिटर्न दिया जा सकता है। सो दीज आर ऑल FAQs एंड यस, सो विल इंस्ट्रूमेंट कवर्ड अंडर पगड़ी सिस्टम का, सो एम्बिग्यूटी है, आज के दिन में अलो नहीं किया है पगड़ी सिस्टम का अग्रीमेंट वगैरह, शायद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम। आपको अगर कोई क्वेरी है, जितना भी मैंने डिस्कस किया उसके ऊपर आप मुझे Not with the department, pending is long. यस Originally with them, how you will not have any original. How to make? ठीक है, you have received one registration receipt from them, right? You can make application based on that. Only on based on. Yes, you must be having the copy of agreement with you. You upload that agreement and you can apply, and you will be entitled for the waiver of stamp duty and penalty, whatever is being whatever is given under the amnesty scheme, you are entitled for that. Sir, the Bhada properties and that the Bhada, that property has been sealed and executed with the society, and the stamp duty has been executed at that time in 2005. And the name of the persons who are owning that has been mentioned in that same deed. Then do they have to pay? Those people also have to pay stamp duty. देखिए, your stamp duty may have been collected on the conveyance deed, but your agreement remains unstamped. Is it allotment letter, right? The allotment was earlier in some other 1950, some other person, it has been purchased from that You are the second owner. second one. But You have you paid the stamp duty on your agreement? no, it's not being paid because at that, because we were the lease on land of the lease, we are paying Fine. lease rent to the. Fine. The So, property yeah. only in Okay, okay. 2005. okay, good question. So you are required to pay stamp duty on the first allottee also, that allotment letter. The stamp duty is payable on all instrument. There may be 10 transaction on your flat. You may be the 10th purchaser. If the earlier owner has not paid the stamp duty, you are required to pay stamp duty. Okay, all instrument attracts, all chain of documents attract stamp duty, and you are required to pay. So if you have paid some amount of stamp duty on the conveyance deed, again your title will remain, I mean your title documents are remain unstamped, right? Tomorrow if you want to sell the property or if you want to mortgage the property, you may face some problem. You may have to search for a person who will pay you outright. Okay, he is not going for any bank loan, so those kind of people you have to search. Then again you will not get good price. So if there is an amnesty scheme, if you can process, you process your agreements and get it stamped. Only certification will be done, na? Right? So if the value is very less, so
Stamp duty is not going to be collected. If the value, I mean, stamp duty is less than 1 lakh rupees, it is only document is going to be certified. Get it certified. Because I was given by find by this one is that the 2005 the sale deed is executed and the lease deed also has been executed with the MADA. I understand your And the name is next there on the is sale deed. in the list. Your name is on the sale deed, but Sale your deed. document is remain unstamped. Right? So get it stamped. Sir, they have to take out the- Get it certified. I'm have sorry. to take out the old bank statement. Somewhere around. I have given you 10 documents, sir. So any one document, Sir. you are required to give any one. I have given 10 type of documents, right? I think you will get one. Okay. Birth certificate है, उसके अंदर भी एड्रेस आता है, वो भी चल जाएगा. Agreement made in 1982. Then there was last amnesty scheme, we applied for it, and then level 2015, then said file is paid in July. Now, do Have they certified the document under section 41 of the Bombay Stamp Act? Is there a certificate? They're certified it. You see properly. Okay. Normally, they will, if stamp duty is not collected, they simply give a letter stating that your stamp duty is paid proper. It was stamped. And as and when, आप वो check कर लीजिए, square certificate रहता है, under section 41 of the Bombay Stamp Act, it is properly stamped. इस प्रकार का certificate है तो आपको कुछ नहीं करना, जी। ठीक है? अगर नहीं है, you get it processed. और किसका 1970 का एग्रीमेंट है? आज एमनेस्टी स्कीम में जाएगा नहीं. 80 का 1 जनवरी 1980 से एमनेस्टी स्कीम में जाएगा. 80 का पहले का जो है इम्पाउंड हो सकता है, इवेजन करके स्कीम है, एजुडिकेशन, उसमें जा सकता है. पर इम्पाउंड पे जब स्टैम्प ड्यूटी इफेक्टिव नहीं है तो उसके लिए जाने आप- की जरूरत है कि नहीं? सर स्टैम्प ड्यूटी 1959 से लागू हुआ है, 16 फरवरी 1959 से लागू हुआ है. ओके, सो 1970 में भी स्टैम्प ड्यूटी था. शायद मैंने चर्चा किया था इस बारे में, आप नहीं थे लगता, आप लेट आए लगता है. 16 फरवरी 1959 से स्टैम्प ड्यूटी लागू हुआ है. एंड उससे पहले 1985 से पहले लोगों को मिसकंसेप्शन था एग्रीमेंट फॉर सेल के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, 5 रुपया है करके. इट इज नॉट सो. उस टाइम पर लोग क्या करते थे, एग्रीमेंट फॉर सेल करते थे और दे वर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सेल डीड आल्सो. लोगों ने सेल डीड नहीं किया, एग्रीमेंट फॉर सेल के ऊपर ही फ्लैट परचेज किया, सेल भी किया. गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होते गया एंड 10 दिसंबर 1985 को देखा कि लोग स्टैम्प ड्यूटी नहीं भर रहे हैं, सेल डीड नहीं बना रहे. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आप अग्रीमेंट फॉर सेल के ऊपर ही स्टैम्प ड्यूटी भरो. एट द टाइम ऑफ परचेज ओनली यू पे स्टैम्प ड्यूटी. ओके, अगर आपका डील कैंसिल हो रहा है तो हम आपको रिफंड कर देंगे विद मिनिमल 1000 रुपीज रिडक्शन करके. तो इसके लिए आपको मन में ये होगा कि स्टैम्प ड्यूटी 1985 से पहले लागू नहीं है. ऐसा नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी था. तो अभी क्या करना है? 1970 का एग्रीमेंट. 1970 का एग्रीमेंट है, तो आप ये स्कीम का सब जो 31 मार्च तक रखिए, उसके बाद आप प्रोसेस कीजिए तो आपको मिलना चाहिए. वो 1970 का एग्रीमेंट है, उस टाइम पर 40,000 40,000 का 10% लगता है स्टैम्प ड्यूटी. ठीक है, 10% 4,000 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, 16,000 रुपीज पेनल्टी लगेगी. तो अभी अप्लाई करेंगे, बाद में अप्लाई 4 महीने के बाद कीजिए. अभी एमनेस्टी स्कीम का थोड़ा सा उधर लोड है. लोड रहेगा ठीक है. एंड 4-5 महीने के बाद आप करो, आपको एक्सेप्टेंस होगा एंड दे विल कलेक्ट 4,000 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी एंड 20,000 पेनल्टी फ्रॉम यू. बट आपको प्रूफ जो जितना मैंने आपको बोला था वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक, वो प्रूफ प्रोवाइड कर देंगे. यस ओके, वो चीज है. यस. और दूसरा पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट जो फंक्शन कर रही, बरोबर कर रही है? आज तक तो हम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं. नहीं तो ऐसा नहीं कि हम दिन भर लगे रहे भाई की तरह. बराबर, इनकम टैक्स का लोड इससे शायद ज्यादा रहेगा, तो इसके लिए करीब कभी कभार वो ब्रेकडाउन होता रहेगा. यहाँ पर आज दिन तक उतना लोड नहीं आया है. ठीक है. सर माडा का फ्लैट अलॉटमेंट किया था 1995 में. यस. उसमें मतलब माडा को अलॉटमेंट लेटर और स्टैम्प ड्यूटी माडा ने कलेक्ट नहीं किया था. अलॉटमेंट लेटर से फ्लैट सर स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना है. माडा के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी से लोगों से कलेक्ट करो और वो डिपार्टमेंट को भरो करके. माडा का काम यह है कि फ्लैट कंस्ट्रक्ट करो और अलॉटमेंट करो, अलॉटमेंट लेटर इश्यू करो. 2008 तक लोगों को मिसकंसेप्शन था कि माडा का अलॉटमेंट लेटर के ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी. ऐसा नहीं है. आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैट भी दिया रहेगा ना तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना ही है. सिर्फ सरकार को स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना. ओनली द स्टेट गवर्नमेंट नीड नॉट पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, बाकी सब
इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरना जरूरी है। यस, Small connections, say a building is constructed by the developer. And the society purchase the building, land and building, and stamp duty is paid. Conveyance is done. In PR card, property stands in the name of the society. Now the individual members, they have no. गुड इनफ, Good enough. गुड इनफ। आपका नाम है ना उधर? हाँ, उधर नाम है ओरिजिनल। हाँ, आपका नाम है ना, बराबर है, आप ओरिजिनल मेंबर है, वहां पर नाम है आपका। Yes. इनका केस में अलॉटमेंट था, पहले माड़ा ने अलॉटमेंट किया, फिर बाद में एग्रीमेंट बनाया, Correct. राइट? तो इसके लिए मैंने आपको बोला वहां पर आप भरो करके, प्रोसेस कर लो करके। उनका केस के अंदर उनका नाम लैंड एंड बिल्डिंग सोसाइटी ने परचेज किया, ओरिजिनल मेंबर उनका नाम था, राइट? हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है, टेनेंट को पार्टनरशिप सोसाइटी बोलते हैं, वहां पर लैंड ओनर बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज ओन्ड बाय द सोसाइटी, मेंबर्स आर द ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेशनल राइट्स मेंबर्स को दिया गया। तो इसके लिए उनका नाम ऑलरेडी कन्वेंस डीड के ऊपर है, तो आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है भरने के लिए, राइट? सो गुड इनफ मुझे नहीं लगता और कोई आपको प्रोसेस करना चाहिए। But sale deed and lease agreement also has been. हाँ, सेल डीड वो बिल्डिंग का करते हैं, लैंड का लीज करते हैं, Yes. माड़ा में लैंड का लीज करते हैं, बिल्डिंग का सेल करते हैं। Lease deed has been registered, so that's still. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो आप प्रोसेस कर लीजिए, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, आप प्रोसेस कर लीजिए। एनी मोर क्वेरीज ऑन स्टैम्प ड्यूटी? अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू डीम्ड कन्वेंस एंड कन्वेंस का प्रेजेंटेशन। Only related to property, no other documents are covered, right? You said some commercial documents. सब प्रकार का डॉक्यूमेंट मैंने अभी डिस्कस किया, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट भी जाएगा सर। So say partnership is there, as stamp paper is not properly used. As it came 1994, it has to be in your name. Now it was used in some advocate's name. Can that be covered under this? That आप प्रोसेस करो ना, हो जाएगा, इस बार होना चाहिए। वो 500 के ऊपर भर दो, जो भी पेनल्टी वापस 500 लगेगा और क्या लगेगा? सर्टिफाई करा के लिए डॉक्यूमेंट 500 रुपया, लाख रुपए तक तो वैसा भी वेवर हो रहा है, आपका 94 का बोल रहे हो आप, तो कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं आना चाहिए, ठीक है? In case of debt conveyance is covered under this, डीम कन्वेंस कवर्ड है ना, but builder is not cooperating. अंडर नॉन कॉपरेशन यू कैन गो ना, यू कैन गो अंडर नॉन कॉपरेशन टू वेरियस अथॉरिटीज। जिस अथॉरिटी के पास जाना है आप उस अथॉरिटी के पास जा सकते हो, विल डिस्कस इन डिटेल। There are 4-5 authorities with whom you can go for conveyance of the land and building. So this is nowhere relating to registration, only stamp duty, right? Yeah, Because it is only for waiver of stamp Sir, duty. other unregistered document here, so that is also covered in this. Unregistered document के लिए इस बार का amnesty scheme, very good question. For unregistered document as well as for registered document also, आपका agreement registered भी है 5 रुपए के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने 5 रुपए के ऊपर agreement for sale बनाया और उसको register किया है। That document also can be processed under the amnesty scheme. आपका registered है, unregistered है, दोनों process हो सकता है। Secondly, this amnesty scheme only for payment of stamp duty, not for registration. Registration is a central line. 4 months time period is given for registering the document. आप अगर document को registration करना चाहते हो, तो जिस दिन आपने sign किया, execute किया, उसका 4 months के अंदर आपको document को present करना चाहिए। Without any penalty, the document will get registered. Okay, if you are going, if you could not present the document for registration within 4 months, you can present it in next 4 months, that is 5th month onwards and before 8 months. It can be registered with a penalty. If you are presenting your document on 5th month, then 2.5 times of the registration fees will be collected as penalty. Okay, if you are presenting on 6th month, then it is 5 times, 7th month 7.5 times, and 8th month up to 10 times. Up to 10 times penalty, registration fees का up to 10 times penalty करके लेके उस document को 8th month तक registration कर सकते हो आप, उसके बाद वो document register नहीं होगा। Okay, अगर even if you want to register, you can register, you have to search the vendor who has sold the flat to you and execute a sale deed on today's date or whenever you want to, and then you have to pay today's market value. You have to pay stamp duty on today's market value because you are creating a sale deed today, right? And whatever stamp duty you have paid earlier, that will be deducted from the total amount of stamp duty payable on the instrument which is going to be executed. So and then it will get registered. Registration is possible. Then again, Income Tax Act का आपको 50C
देखना पड़ेगा, राइट? देयर इज ए कैच। अगर आप आज 4 लाख में फ्लैट लिया है, आज आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, 50 लाख रुपए हो रहा है, तो आप इनकम टैक्स का स्कैनर के अंडर आ सकते हो। देयर इज ए बिग गैप इन मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन, सो यू नीड नॉट रजिस्टर। आई मीन एक बार 4 महीने का पीरियड गया तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। as good as under section 49 of registration act, it is provided that as good as nothing is affected, but हाउसिंग सोसाइटी का डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है करके सेक्शन 41 के अंदर भी एमसीएस एक्ट का। सो इफ यू हैव ऑलरेडी परचेज्ड, कीप इट, पे द प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी, दैट इज गुड। डोंट थिंक ऑफ रजिस्टरिंग, यू विल गेट इन ट्रबल विद अदर प्रोविजन ऑफ लॉस। यस So if the matter, original stamp agreement is misplaced, not available, then what to do? आरटीए डाल के आपने स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम में भरा हुआ है, नहीं, अभी भरना है। ठीक है, तो अभी स्टैम्प ड्यूटी भरा था, एग्रीमेंट मिसप्लेस हो गया, एक थोड़ा साइड समझे भरा। ठीक है, तो कॉपी भी नहीं है आपके पास, कॉपी है ना? हाँ ठीक है, कॉपी है तो फिर आप पब्लिक नोटिस कर सकते हो कि आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट लॉस हुआ है करके, एंड ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट करने का प्रोविजन है, ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। सो दैट इज गुड इनफ फॉर यू सेल द प्रॉपर्टी और टू से दैट यू हैव लॉस्ट द एग्रीमेंट। बट स्टैम्प ड्यूटी पेंडिंग में है तो उसका कन्वेंस के टाइम पर कन्वेंस डीड के ऊपर उसका पेंडिंग स्टैम्प ड्यूटी दिया जाएगा। आज लॉस्ट एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं कलेक्ट करता। बिल्डिंग में आती है तो सोसाइटी होने वाली नहीं। सर 5 फ्लैट परचेजर का सोसाइटी हो सकती है अभी। If there are 5 flat purchaser, they can form the society. Earlier it was 10 members required. Now it is 5 members are required to form the cooperative society. आप सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो। समझो बिल्डर ने एपीएसआई यूज करके एक्स्ट्रा एरिया दिया और एमओयू बनाया मेंबर के साथ, 100 स्क्वायर फुट दिया समझो, और एमओयू बनाया। तो हमारे पास तो जो अर्लियर हम लोगों ने परचेज किया उसका ही एग्रीमेंट है 300 स्क्वायर फीट समझो। Yes. 100 जो एमओयू के साथ हम लोगों को मिला है बिल्डर से, वो एफएसआई एक्स्ट्रा एफएसआई था, वो बिल्डर ने यूज करके कंस्ट्रक्ट किया थोड़ा सा और हम लोगों को दिया है। तो वो केस में वो एमओयू को आप प्रोसेस करना पड़ेगा, कैसे उस एमओयू प्रोसेस करो आप कैसे एमनेस्टी स्कीम के अंदर। ऐसे होता है? हो सकता है। कभी का है आपका डॉक्यूमेंट? एमओयू तो 2005 का है। 2005 का है तो एमओयू प्रोसेस कर सकते हो। नॉर्मली आपको उधर अग्रीमेंट बनाना चाहिए था, सप्लीमेंटल एग्रीमेंट बनाना चाहिए था, सप्लीमेंटल एग्रीमेंट आपने नहीं बनाया। बट अब नॉर्मली 300 स्क्वायर फुट का फ्लैट था, एडिशनल एरिया आपको दिया, देयर शुड हैव बीन ए सप्लीमेंटल एग्रीमेंट, वो नहीं है। आज आपका टाइटल 400 स्क्वायर फुट का फ्लैट है करके बोलने के लिए आपके लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एमओयू है, इट कैन बी लीगलाइज्ड व्हेन then only when you paid proper stamp duty on it. It is a collective document, I think, सबके लिए होगा। किसी तो बोला ये नहीं होगा, कन्वेंस के सिवा ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस कीजिए आप, एक्सेप्ट होगा स्टैम्प ड्यूटी। ओके, इट इज फॉर आपका भले एमओयू है, टाइटल इज एमओयू, बट कंटेंट जो है स्टैम्प ड्यूटी किया जाता है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपने उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट? तो इट इज रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट ओनली, Allotment of that extra area. एक्स्ट्रा एरिया, तो वो आपका प्रोसेस होगा रेसिडेंशियल यूनिट के लिए। It should be नहीं, ये ऑफिस Collectively, collectively. what can be done? So you pay stamp duty on one agreement now, then you apply for certified true copy under RTA, take and keep, everybody can keep one with them, right? अभी MOU एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट है, तो अभी वो ओरिजिनल MOU किसके पास रहेगा वो भी एक क्वेश्चन है ना। अगर और मैंने बिल्डर ने आई थिंक सबके साथ एमओयू किया है। इंडिविजुअल एग्रीमेंट है, इंडिविजुअल MOU का प्रोसेस यस। देखिए, whether it is agreement, whether it is gift, whether it is value of the property is more than 100 rupees, agreement registration is compulsory, ठीक है? सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है। बट आज कोई भी कारण की वजह से नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, ठीक है? एटलीस्ट यू कैन पे प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी ऑन इट, यू पे द स्टैम्प ड्यूटी, एटलीस्ट लीगलाइज हो गया, यू कैन प्रोड्यूस इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एविडेंस अगर कहीं केस वगैरह होता है तो, और सामने कोई सेल भी करना है तो उसको एक्सेप्टेंस होगा, थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज यू विल स्टक। ओके, आपका क्वेरी है एग्रीमेंट टू सेल ऑन स्टैम्प ड्यूटी of ₹5 between 5 tenants and builder. All 5 tenants who became owner of new flat, common agreement of all 5 tenants, same agreement is given to all 5 tenants. okay, It is developed by the tenants only.
ठीक है, Property developer- मतलब एक ही एग्रीमेंट के अंदर 5 फ्लैट का डिस्क्रिप्शन दिया है क्या? हाँ 5 फ्लैट का डिस्क्रिप्शन दिया है, बट चुना- फ्लैट नंबर 5 है, 2 है, मेरा कैसा है करके वो कैसा आइडेंटिफाई होगा? नहीं, उसमें नाम लिखा है और एरिया लिखा है, ओल्ड में इतना है, नया में इतना मिलेगा। फ्लैट नंबर कैसा आइडेंटिफाई होगा? फ्लैट नंबर, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो नया का फ्लैट नंबर आइडेंटिफाई नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो बिल्डिंग बनेगा तभी होगा ना, नहीं, हो सकता है, चुना है block number। ठीक है, जूना है तो आप उसी एग्रीमेंट को प्रोसेस करो, देन यू टेक एन अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द बिल्डर सेइंग दैट यू हैव बीन अलॉटेड फ्लैट नंबर 2 या फ्लैट नंबर 5, सो दैट एग्रीमेंट हैज टू बी प्रोसेस्ड। बिल्डर ने नहीं बनाया, बिल्डर टेनेंट नहीं बनाया, बिल्डिंग पूरा करना टेनेंट ने बनाया, ओके, इट इज नॉट डेवलप बाय बिल्डर। नहीं हमने टेनेंट अपॉइंट ही नहीं किया, हाँ हमने अपॉइंट नहीं किया। आप किसके साथ आपका, आपने बोला यहाँ पर बिल्डर ने एग्रीमेंट बनाया करके, हाँ बिल्डर ने टेनेंट के साथ एग्रीमेंट बना दिया, ठीक है, प्लान पास करके टेनेंट को दे दिया, ठीक है, पूरा बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट किया टेनेंट। ठीक है, वट एवर अग्रीमेंट यू हैव यू गेट इट प्रोसेस, वो लीगलाइज हो जाएगा, वट एवर डॉक्यूमेंट यू हैव, ठीक है, तो नया अग्रीमेंट जो आपके पास बना है उसी को आप सिंगल प्रोसेस कर लो। रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा सर, रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 पार्टी चाहिए ना, प्लान होएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 पार्टी चाहिए, वेंडर परचेजर दोनों चाहिए, वेंडर परचेजर दोनों नहीं है तो एटलीस्ट आप लीगलाइज तो कर लो उसको, डॉक्यूमेंट को उतना आप करके ले सकते, यस। ये भी मेरा भी रजिस्टर नहीं होगा, खाली हमने stamp मैंने अभी बताया मैडम 4 महीने का टाइम लिमिट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, 4 months टाइम लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट अंडर नॉर्मल कोर्स। अगर आप 4 महीने के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाए, 5 से लेकर 8वां महीने के अंदर आप प्रेजेंट कर सकते हो विथ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 10 times। रजिस्ट्रेशन फीस मेरा 30,000 रुपीज है, तो 5th मंथ में मैं डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा हूँ, 2.5 times मुझे पेनल्टी भरना पड़ेगा 5th मंथ में, 6th मंथ में 5 times पेनल्टी, 7th मंथ में 7.5 times पेनल्टी, 8th मंथ में 10 times पेनल्टी, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर कहीं आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग में है सपोज, तो उन एक्सेप्शनल इवेंट्स है तो वहां पर होगा, अदरवाइज दैट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। बट व्हाट यू कैन डू इज नाउ यू पे द स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी अंडर द एमनेस्टी स्कीम एंड कीप इट विथ यू, दैट मच you can do, you can once you pay the document I mean stamp duty, it will be legalized, ठीक है। नाउ इट कैन नॉट बी लीगल डॉक्यूमेंट करके बोल नहीं सकते, है आपके पास एमओयू है, बट जब तक उसको स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरोगे तो उसको लीगलाइज नहीं होगा। मेरे आगे के जो सेलर थे ना, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया था, सपोज आई एम द 7th और 8th परचेज, तो मैंने मेरे और मेरे आगे 3-4 लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी पे की, तो उसके आगे का तो हमें पता भी नहीं है कितने में लिया क्या लिया, तो क्या कर सकते। आपको अग्रीमेंट है ना आपके पास? अग्रीमेंट नहीं है, यू आर द 5th परचेजर और सपोज आई एम द 7th पर्सन, ठीक है, सो यू डोंट हैव अर्लियर अग्रीमेंट्स एंड ऑल, ठीक है। नाउ यू हैव परचेज द फ्लैट, इट इज योर लायबिलिटी, यू शुड हैव द ओरिजिनल अग्रीमेंट्स विथ यू, बराबर है। नॉलेज नहीं था या कोई भी रीजन है आपने नहीं लिया है, सो आज आपको एक तो आपके पास एटलीस्ट यू हैव टू सर्च द वेंडर एंड राइट ए लेटर टू हिम दैट इज लास्ट नोन एड्रेस, ठीक है। तो वहां पे एक लेटर लिखो, आपने प्रीवियस एग्रीमेंट वगैरह मुझे नहीं दिया है, आप दे दो करके, सो शायद वो रिटर्न ही आएगा अनक्लेम्ड करके, तो दैट इज योर रिकॉर्ड, कीप इट विथ यू, देन यू फाइल ए पुलिस कंप्लेंट ऑल्सो, मुझे मिला नहीं है करके। फ्लैट परचेज किया ना, तब जो एडवोकेट था ना मैंने परचेज किया, उसने वो पब्लिक नोटिस वगैरह सब दिया। वो पब्लिक नोटिस परचेज करने को लेकर के किसी का ऑब्जेक्शन है क्या? तो आप पढ़ो वो पब्लिक नोटिस को, क्या लिखा है उसके अंदर। अगर उसके अंदर कहीं लिखा है कि 5 एग्रीमेंट पुराना एग्रीमेंट में मिसप्लेस हो गया, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, लिखा है ना, तो एडवोकेट ने आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया रहेगा, वो भी है ना आपके पास, गुड इनफ, ठीक है, गुड इनफ, आगे कुछ करने का जरूरत नहीं। अगर स्टैम्प ड्यूटी का लायबिलिटी है, कभी आपने परचेज किया? 2021, तो प्रीवियस एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी लायबिलिटी रजिस्टर्ड है क्या वो एग्रीमेंट? हाँ, मतलब उसमें 4 लोग से भरा भी है और उसके आगे के 3 लोगों का नहीं, 4 लोगों ने भरा है तो वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है क्या? रजिस्टर्ड है ना, तो आपका स्टैम्प ड्यूटी लायबिलिटी नहीं आएगा, अदरवाइज कन्वेंस के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी आ सकता था। नहीं, आगे मेरे आगे के 2 लोगों ने पे किया है प्रॉपर और रजिस्टर्ड। ठीक है, वो 2012 के बाद है या 2012 से पहले है, वो देख लो आप, 2012 से पहले ना, तो फिर कोई पेनल्टी नहीं आएगा, सो इट इज गुड इनफ फॉर यू, ठीक है। So, property compulsory acquisition, demolition. I'll come.
बताता हूँ। Is pending in court. Property is demolished, the compulsory acquisition. ओके, That document can be registered, मतलब stamp duty paid. कर सकते हैं कोई भी एग्रीमेंट, बिल्डिंग हो या नहीं है, आपका ट्रांजैक्शन है, कुछ तो एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। Because as of date, I am not, It will- I'm litigating in court for it. ठीक है, तो लिटिगेटिंग इन कोर्ट, फिर आपको वहां पर एविडेंस करके लिया है क्या कोर्ट ने? हाँ, वो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। एविडेंस करके आपने उधर एविडेंस का स्टेज आया है क्या? और नहीं, एविडेंस का स्टेज नहीं आया ना, आपका वकील से बात करो, ये 500 रुपया स्टैम्प ड्यूटी भरा है, तो एविडेंस के स्टेज के ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना, ये लीगलाइज नहीं है करके रिजेक्शन होगा, एविडेंस रिजेक्शन होगा, वो तो आप पूछ लो। एंड आई एम श्योर कि आपको वो भरना जरूरी है, आप प्रोसेस कर लो, आप पूछ लो उनसे, फिर देन यू गेट इट प्रोसेस्ड। हाँ, 2012 में ये आया था कि समझ लीजिए 2012 में एक सर्कुलर आया है 2012 में, क्योंकि क्या होता था 2010 में डीम्ड कन्वेंस का प्रावधान आया 2010 में, तो उसके बाद बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों ने अपना कन्वेंस लिया डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के थ्रू। एंड 1980s का सोसाइटी, 1981 का डॉक्यूमेंट, 82 का डॉक्यूमेंट वगैरह था, तो उनके पास, उन्होंने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया था, दे हैड पेड ओनली 5 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी ऑन देयर एग्रीमेंट, उन्होंने 5 रुपये ही भरा था एग्रीमेंट के ऊपर। एंड 2010 में उनका कन्वेंस का ऑर्डर आ गया, कन्वेंस डीड बनाया, कन्वेंस डीड एजुडिकेशन में गया, एंड उस समय पर जिसका डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है या जिसका रजिस्टर्ड है, उन्होंने 5 रुपए के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है, उनको आज का मार्केट वैल्यू लगाते थे गवर्नमेंट, कि फ्लैट खरीदा है बांद्रा जैसे एरिया में लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए में, और 1980-85 में, और उनको 2010 में उनका प्रॉपर्टी का वैल्यू 2 करोड़ हो गया, 10 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी, 12 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी भरने को आ गई, एंड सोसाइटी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, सोसाइटी के पास फंड था, भर दिया। बट इस प्रकार का मैटर्स हमारे पास आने लगे, तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन किया स्टेट गवर्नमेंट को, अगर आप डीम्ड कन्वेंस भी देना चाहते हो, और एट द सेम टाइम यू आर आल्सो टेकिंग स्टैम्प ड्यूटी ऑन करंट मार्केट वैल्यू, जो आपका आप जो फायदा दे रहे हो या रिलीफ देना चाहते हो हाउसिंग सोसाइटी को, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्टैम्प ड्यूटी में रिलीफ लाना है। तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन किया था, 2009 में किया था, बट एक्सेप्ट नहीं हुआ, उस टाइम का रेवेन्यू मिनिस्टर ने अलो नहीं किया, बट 2012 में एक और बार रिप्रेजेंटेशन किया, उस टाइम पर एक सर्कुलर लाया कि अगर आपका अग्रीमेंट 1985 का पहले है, 1985 का पहले है, 1995 का बाद में, सो आपने अगर अपना स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर भरा नहीं है, तो आप कोई भी एक प्रूफ दे दो, जिस तरह का प्रकार का प्रूफ मैंने बोला, उस प्रकार का प्रूफ प्रोवाइड करो, तो आपको ओल्ड मार्केट वैल्यू लगेगा और पेनल्टी लगेगी 400 टाइम्स जो भी है। ओके, अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे आज का मार्केट वैल्यू, एंड उस सर्कुलर में ये भी प्रोवाइड किया है कि अगर समझो आज 2012 में ये सर्कुलर आया, इस सर्कुलर का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट करते हैं तो उस टाइम पर 200 रुपये स्टैम्प ड्यूटी का भी था प्रोविजन, 2% स्टैम्प ड्यूटी पे था। मेरा पुराना स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा, आज मेरा फ्लैट का मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तो मैं गिफ्ट कर देता हूँ फैमिली में, 2% स्टैम्प ड्यूटी भरता हूँ, तो वहां पर सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, राइट। तो उसको लेकर के कि अगर आप 2012 के बाद, ये सर्कुलर के बाद कोई भी अगर सेल वगैरह हुआ है फ्लैट का, तो ये पुराना डॉक्यूमेंट भी आप देख लो, एक स्टेप पीछे भी जाओ, सो अगर उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है, तो उसका स्टैम्प ड्यूटी आप कन्वेंस डीड के ऊपर ले लो। तो इस प्रकार का 2012 का सर्कुलर है, तो अगर वहां पर कुछ रिलीफ दिया जा रहा है, एट द सेम टाइम दे आर आल्सो डायरेक्टेड टू लुक इनटू द अर्लियर डॉक्यूमेंट आल्सो। तो अगर कोई भी फ्लैट 2012 के बाद सेल हुआ है, तो चेन ऑफ एग्रीमेंट मंगाया जाता है, एंड 2011 में जो मेंबर था उसका भी एग्रीमेंट का कॉपी मंगाया जाता है। अगर उसका स्टैम्प ड्यूटी पूरा भरा नहीं है, तो उसका स्टैम्प ड्यूटी कन्वेंस डीड के ऊपर लिया जाएगा, इसलिए मैं बता रहा था 2000, राइट, क्लियर। 2012 से पहले का डॉक्यूमेंट होगा तो अगर आप 2012 से पहले मेंबर है, आपका स्टैम्प ड्यूटी भरा है, तो प्रॉपर है, कन्वेंस हो जाएगा। अगर आपने 2012 से 11 में आप मेंबर थे, आपने किसी को बेचा, तो आपका स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं है, तो आपका स्टैम्प ड्यूटी वो कन्वेंस के ऊपर लिया जाएगा, इस प्रकार से। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में जितना हो सकता मैंने आपको नॉलेज शेयर किया है। और भी कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन लास्ट लेता हूं, देन वी विल मूव ऑन टू डीम्ड कन्वेंस, एंड विद दैट It is not a question, थोड़ा दुख है मेरा, वो बताता हूँ। हाँ जी, I don't have any pending agreement or I don't have any pending stamp duty. I have paid everything and those who have not paid their stamp
they are getting it. You are law abiding citizen and you are मतलब मुझे ज्यादा penalize हो रहा है करके, तो आप ये बोल रहे हो लॉ तोड़ते रहो और बेनिफिट लेते रहो, ये बोलना चाहते हैं। मेंटेनेंस फीस के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं सब। राइट, वो टाइम पे भर देना बेटर रहेगा, अदरवाइज जिसने नहीं भरा आज- उसको फायदा हो गया। फायदा हो गया, उनका नसीब में था मिल गया, आपका नसीब में जो था आपको मिल गया, डोंट वरी। तेलगी का स्टैम्प पेपर नहीं है, वैसे अब चाय का स्टैम्प पेपर अभी तेलगी का स्टैम्प पेपर का हम बात, जिसका भी स्टैम्प पेपर है इस बार एमनेस्टी स्कीम में मतलब एक्सेप्ट हो रहा है, वहां पर तेलगी का स्टैम्प पेपर है या कर्नाटक आई मीन महाराष्ट्र सरकार का स्टैम्प पेपर हो रहा है, वो सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। It is difficult to identify. They are accepting all the documents. They are processing and stamping. there is no Okay. need to get that stamp paper verified. There is a process. You have to get it verified. Yeah. अगर आप एजुकेशन में जाते हो, कोई भी अगर प्रोसेस में जाते हो, आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। जहां तक मुझे मालूम है, एमनेस्टी स्कीम के लिए उन्होंने निकाल दिया है। So you can upload that. Yes, you can. Yes. So 1982 का parking allotment letter है. That is the only proof with the price. पार्किंग अलॉटमेंट लेटर स्टैम्प पेपर के ऊपर है तो आप प्रोसेस कर सकोगे। बाकी क्या स्टैम्प पेपर फ्रैंकिंग किया है क्या? फ्रैंकिंग उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, ठीक है, तो आप बिल्डिंग में रहते थे ना उस समय पर, उसी बिल्डिंग में आप रहते थे ना? है बस that is the only proof. हाँ ठीक है, he was staying in the building ना, so he can show other some proof ना, that electricity bill in his name, he was staying in that building, so those proofs will be accepted. Okay, yes, so we have discussed about stamp duty. So अभी दूसरा विषय है deemed conveyance, थोड़ा सा PPT। ये तो क्या है? बच्चे नरेश करो। हाँ। Yes. Sorry, FI करेंगे तो हो जाएगा। ऊपर ऊपर ब्रेक शायद आधा घंटे में दे रहे हैं। I'll conclude in half an hour's time. अच्छा, और ठीक है, sorry. Can I continue? Yes. they were interested only in Stamp duty. चलो, very good. बराबर, right. Yes. So deemed conveyance. So conveyance के बारे में चर्चा करेंगे। Conveyance मतलब क्या है? Meaning of conveyance: transfer of title of the land and building in the name of the society. हम फ्लैट खरीदते हैं जिस बिल्डिंग में, तो उस बिल्डिंग को किसी एक बिल्डर ने डेवलप किया है, जमीन किसी और के नाम पे है, कंस्ट्रक्शन किसी और बिल्डर ने किया हुआ है। सो जो लैंड एंड बिल्डिंग, जब हमने फ्लैट खरीदा है, इनडायरेक्टली वी आर आल्सो परचेजिंग लैंड बिकॉज वी आर पेइंग consideration to the builder. We are paying consideration to the builder. So under the law, the promoters of the building, that is landowners and builders, are required to convey the land in favor of the society or the flat purchaser. So transfer of title of land and building, that is conveyance. Okay, so what are the objectives? क्यों बनना चाहिए, तो क्यों conveyance होना चाहिए हमारे पास? To become the legal owner of the land. To become the legal owner. Legal owner कैसे हो सकते हैं? जब हमारे पास conveyance deed हमारे पास सोसाइटी के नाम पे है या इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे, then only we can call as we are the legal owner of the land and building. If you see your agreement, so you are entitled to occupy only internal area of the flats. बाहर का ओपन एरिया है, या अगर सीडी है, या अगर समझो किसी प्रकार का एमिनिटीज प्रोवाइड किया है, so all those things will remain with the builder till the time the conveyance is done.
So once the conveyance deed is executed in favor of the society is the owner of the land and building. तो आपको अगर लीगल ओनर कहलाना है तो आपके पास कन्वेंस डीड होना चाहिए. To make entries in the government records. So what kind of entries? That is, one is the deed is going to be registered. Conveyance deed is going to be registered in the sub registrar's office, and वहां पर हम टाइटल सर्च लेते हैं. टाइटल सर्च में आपका कन्वेंस डीड का रिकॉर्ड मिलेगा. So that is, you are the owner करके. Then from there someone can ascertain who is the owner of the land. Then to make entries in the government records, we are also going to make entries in the land records. Maharashtra Land Revenue Board के मुताबिक प्रॉपर्टी कार्ड है 7/12 है, तो वहां पर भी हमारा नाम दर्ज करना, सोसाइटी का नाम दर्ज करना जरूरी है. देन प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स, वाटर बिल है, तो वहां पर भी लैंड ओनर का, बिल्डर का नाम आता है. तो वो भी रिमूव करने के लिए हमारे पास कन्वेंस होना चाहिए. प्रॉपर्टी कार्ड में पुराना लैंड ओनर का नाम रहता है, तो उसको डिलीट करने के लिए हमारे पास कन्वेंस होना चाहिए. सो देन टू हैव फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल. आपने फ्लैट खरीदा हुआ है, you are residing in the building for last 30 years, 45 years. Can you call as you have free and marketable title? Can you sell the entire land and building to some company, if or builder or any corporate who wants to come and purchase your entire land and building? Can you sell it off? Without conveyance you cannot sell it off, because you are having the agreement to occupy the flat. Flat ही आपको बेचा हुआ है. हाल ही, I mean, जब तक आपके पास कन्वेंस नहीं है, आप ये नहीं कहला सकोगे कि आई हैव फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल टू द प्रॉपर्टी. आई कैन नॉट मॉर्गेज द प्रॉपर्टी. लैंड एंड बिल्डिंग वो मॉर्गेज नहीं कर सकते हो. लैंड एंड बिल्डिंग किसी को सेल भी नहीं कर सकोगे जब तक आपके पास कन्वेंस नहीं है. तो सो नाउ कन्वेंस लेने का बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स, एडवांटेजेस क्या है इसका? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स ओवर द लैंड. जमीन का मालकी हक जो है वो सोसाइटी के नाम पे होगा, या कंडोमिनियम है, या कंपनी में जो भी आपने लीगल बॉडी बनाया है उस लीगल बॉडी के नाम पे ट्रांसफर होगा. ऑल कमर्शियल बेनिफिट्स कम्स टू द सोसाइटी. क्या क्या कमर्शियल बेनिफिट्स हो सकते हैं? एक तो जब हमारा बिल्डिंग बना तो एक्स अमाउंट ऑफ FSI था, आज उसका 2 FSI हुआ है, 3 हुआ है, 5 FSI हुआ है. ऑल दैट फ्लोर स्पेस इंडेक्स एडिशनल राइट्स बने हैं, that will become the ownership of the society can use it. Then कोई भी अगर किसी प्रकार का वहां पर टावर है, या अगर समझो होल्डिंग वगैरह लगा है, उसका बेनिफिट वगैरह सोसाइटी को मिलेगा. देन एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. जब 1980s में या 90s में प्रॉपर्टी का वैल्यू एक्स अमाउंट था, आज नेचुरली उसका बढ़ा हुआ है, आई मीन बढ़ गया है, तो वो ऑल एप्रिसिएशन विल कम टू द सोसाइटी. लोन कैन बी रेज्ड. आप जब तक आपके पास टाइटल डीड नहीं है, सेल डीड नहीं है, कन्वेंस डीड नहीं है, तो आप लोन रेज नहीं कर सकोगे. देन बैलेंस FSI कुछ वगैरह है, तो उस समय का बैलेंस FSI कुछ है, तो दैट कैन बी रिटेन्ड. देन परमिशन फॉर रीडेवलपमेंट इज पॉसिबल. जब तक आपके पास कन्वेंस नहीं है तो आप रीडेवलपमेंट का विचार कर सकते हो, लेकिन रीडेवलपमेंट नहीं कर सकोगे, राइट? तो आपके पास कन्वेंस होना जरूरी है. कन्वेंस है तो सो ऑल दीज बेनिफिट्स यू कैन एंजॉय. Then conveyance of land and building. जब कभी promoter अलग, I mean promoter can be landowner as well as builder. तो मोफा एक्ट के अंतर्गत डेफिनेशन ये दिया हुआ है, one who construct and one who causes the construction. कंस्ट्रक्ट कौन करता है? बिल्डर करता है. One who causes the landowner. Landowner ने डेवलपमेंट राइट्स दिया, डेवलपर ने बिल्डिंग बनाया. So both are required to convey. The landowner will convey the land and the developer will convey the building and other amenities provided in the project. Okay, so जो भी टाइटल है उसके पास, some may have lease title, some may be have ownership, freehold title. So whatever title उनके पास है वो टाइटल ट्रांसफर किया जाता है. So ये जो बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, डेवलपमेंट राइट्स लेता है, बिल्डिंग बनाता है, so all these activities of the promoter is covered under one of the law, that is Maharashtra Ownership Flats Act. Maharashtra Ownership Flats Act. Maharashtra Ownership Flats Act का section 10 provide करता है कि the once you sold 60% of units, 2017 से पहले 60% of units था,
आपने सेल किया है, आई मीन सेल कंप्लीट होने का जरूरत नहीं, 10% अमाउंट दिया है, 15% अमाउंट दिया है, 20% अमाउंट दिया है, सो यू हैव टू फॉर्म द लीगल बॉडी. What can be the legal body? That can be cooperative society, that can be company, or that can be condominium. आपको लीगल बॉडी फॉर्म करना है. देन सेक्शन 11 बोलता है यू हैव टू कन्वे योर टाइटल. जो आपके पास टाइटल है, आपके पास लीजोल्ड टाइटल है, यू कन्वे लीजोल्ड टाइटल. इफ यू हैव फ्री होल्ड टाइटल, वॉट एवर फ्री होल्ड टाइटल यू हैव कन्वे. सो नाउ अगर उन्होंने कन्वे नहीं किया है, so that is under non cooperation, we have to make non application under non cooperation. अगर समझो उन्होंने लीगल बॉडी बनाया, 50% 60% यूनिट सेल किया, then they formed the legal body, सोसाइटी फॉर्म किया. कायदा फर्दर ये प्रोवाइड करता है जिस दिन आपने लीगल बॉडी बनाया उसका 4 महीने के बाद आपके पास जो टाइटल है दैट यू हैव टू कन्वे टू द लीगल बॉडी. सो भी मेथड्स एंड वेज टू गेट कन्वीनियंस, क्या क्या प्रावधान है. You have a privity of contract. You have entered into an agreement with the builder. So you have a privity of contract with the builder. You can approach the builder by builder, then through court cases, then through deemed conveyance. So अगर समझो बिल्डर तैयार है, बिल्डर के पास, बिल्डर इज रेडी टू कन्वे द लैंड, तो हमें क्या करना है, तो अप्रोच द बिल्डर कि हमें कन्वेंस लेना है, आप कन्वेंस ग्रांट करो लैंड एंड बिल्डिंग का. ओके सो उसके बाद उन्होंने यस बोला कि हम कन्वेंस एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है. देन वी हैव टू प्रिपेयर अ कन्वेंस डीड कि कौन सा जमीन हस्तांतरण हो रहा है, कौन सा विलेज है. उससे पहले वी हैव टू कलेक्ट वेरियस डॉक्यूमेंट्स. अब डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, जैसा कि बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट, बिल्डिंग प्लान बने हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, आईओडी है, ये बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट है. देन लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसा कि 7/12 उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड, देन सिटी सर्वे मैप है तो वो लगेगा. अगर फाइनल प्लॉट हुआ है तो फाइनल प्लॉट का रिमार्क, डीपी रिमार्क, अगर टाउन प्लानिंग हुआ है टाउन प्लानिंग रिमार्क, अलग वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल. तो वो वेरियस अगर आपके पास नहीं है, सो यू कैन अप्लाई टू द वेरियस अथॉरिटीज एंड फ्रॉम देयर इट कैन बी प्रोक्योर्ड. देन प्रिपेयर एंड अप्रोच कन्वेंस डीड. एक कन्वेंस डीड ड्राफ्टिंग होगा कि वहां पर उसमें हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि कितना एरिया हमको कन्वेंस के रूप में हस्तांतरण किया जा रहा है. व्हाट इज द एरिया विच, आई मीन इफ इट इज a layout plot 10,000 square meter is there, your society is entitled for, if your society is entitled for 3,000 square meter, then it will be described 3,000 square meter will be conveyed to the society. And if there are various CTS number, then you have to check on which CTS number your building is standing. So particular those उस पर्टिकुलर CTS एरिया में से ही आप एरिया ले लोगे. तो इस प्रकार का कन्वेंस डीड हमें मेंशन करना पड़ेगा. Then there will be a tri-party. That conveyance deed will be a tri-party agreement. The landowner as a landowner, builder as a confirming party, or landowner as the vendor, builder as a confirming party, and the society as a purchaser. A deed will be finalized. Deed फाइनलाइज होगा. सोसाइटी को अपना जनरल बॉडी के अंदर उस डीड को फाइनलाइज करना चाहिए, अप्रूवल लेना चाहिए. देन इट विल बी गिवन टू द लैंड ओनर, देन ऑल्सो इट विल बी गिवन टू द बिल्डर. उनका भी अप्रूवल लेने के बाद यू हैव टू अप्लाई टू द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स टू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू बी कन्वेड, बिकॉज द लैंड कैन बी कन्वेड बाय एन एग्रीमेंट ओनली और कोर्ट केसेस के थ्रू हो सकता है. सो एक बार कन्वेंस डीड बनाया एंड whenever the property is being transferred, then स्टैम्प ड्यूटी भरना जरूरी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इंस्ट्रूमेंट बन रहा है. हमने डिस्कस किया अभी स्टैम्प ड्यूटी के बारे में. सो वी हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स. स्टैम्प एक्ट के अंदर वेरियस अथॉरिटीज है. सो कलेक्टर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर है, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स. वी हैव टू मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स. सो ही विल डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग कन्वेड टू द सोसाइटी. सो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए कि हर एक फ्लैट परचेजर का एग्रीमेंट जो स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है उसका कॉपी हमें उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो जो टोटल एरिया कन्वे हो रहा है, इंडिविजुअल मेंबर ने जितना अपना एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है, सो दोज एरिया विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल एरिया बीइंग कन्वेड टू द सोसाइटी. ओके, सो इंडिविजुअल एग्रीमेंट देना पड़ेगा, इंडेक्स 2 देना पड़ेगा, एंड उसके बाद
वहां पर बिल्डिंग प्लान में कोई बैलेंस एफएसआई नहीं है, सो 100 रुपीज पर फ्लैट का हर एक जन ने अपना एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है. इफ एवरीबडी हैज पेड प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी ऑन देयर एग्रीमेंट or registered their agreement also, then conveyance duty will attract 100 rupees stamp duty per flat, provided there is no balance FSI. अगर कोई balance FSI नहीं है तो 100 rupees per flat stamp duty लगेगी and document stamping होगा जो 100 rupees per flat stamp duty भरने के बाद, then the parties to the deed, that is landowners and builders, have to go to the registration office. जिस प्रकार से हम फ्लैट परचेज करते हैं या लिव एंड लाइसेंस में देते हैं, तो all parties will remain in the office of the sub registrar to complete the registration. उसी प्रकार से इस डीड का भी लैंड ओनर will come as a to sign on their behalf, the builder will come on their behalf, and the society people has to go from chairman, secretary, treasurer, whoever is authorized to sign the document, they will remain present and the deed will get registered. एक बार डीड रजिस्टर हो गया तो उसके बाद हमें 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड है, सीटीएस नंबर है, वहां पर हमें अपना नाम, सोसाइटी का नाम दर्ज करना है. उसी प्रकार से सिटी सर्वे ऑफिस में एप्लीकेशन होगा एंड इन रीजनेबल टाइम के अंदर सोसाइटी का नाम लैंड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज होगा. सो दिस इज इन कोऑपरेशन. अगर लैंड ओनर जहां पर तैयार है, बिल्डर तैयार है, इन ए रीजनेबल टाइम, maybe 4 to 6 months time, you can get the conveyance of society in your society's name. अगर लैंड ओनर तैयार नहीं है या बिल्डर तैयार नहीं है या अगर कुछ कारण की वजह से आपको कन्वेंस हस्तांतरण नहीं हुआ है, आपके पास क्या प्रावधान है, लीगल राइट्स क्या है आपके पास? सो सेक्शन 11 मोफा. सो it is a civil contract. You have entered into an agreement with the builder and you can approach the civil court. You can file a civil suit to get the conveyance of in society's name and the court will direct. The court will direct to execute the conveyance. Maybe 4 से 6 महीना लग सकता है. 4 to 6 months. Sorry. 4 to 6 years. 4 to 6 years या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. Because all courts are loaded with cases and pertaining to property only. तो वहां पर 4 से 6 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं. तो एक ऑर्डर आएगा एंड यू आर ऑल्सो कंज्यूमर. आपने खुद रहने के लिए फ्लैट लिया हुआ है, कमर्शियल प्रीमाइसेस नहीं है, तो यू कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट. ओके, यू कैन अप्लाई टू द कंज्यूमर कोर्ट ऑल्सो एंड थ्रू द कंज्यूमर कोर्ट ऑल्सो यू कैन गेट द कन्वीनियंस. एंड अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो या सिविल कोर्ट में जाते हो सकता है वहां पर समय 4 से 6 साल या 10 साल भी लग सकते हैं. बिकॉज वहां पर वेरियस स्टेजेस है, एविडेंस का स्टेजेस है, एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, आर्ग्यूमेंट होगा, वेरियस एप्लीकेशन निकाले जाते हैं स्टे के लिए कि लैंड ओनर्स ट्रांसफर नहीं करना चाहिए प्रॉपर्टी. सो समय ज्यादा लग सकता है. सो अगर आप सेक्शन 11 को देखोगे तो वहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, द लैंड ओनर, द प्रोमोटर शैल कन्वे द लैंड इन बिल्डिंग. द प्रोमोटर शैल कन्वे द लैंड इन बिल्डिंग. इस प्रकार का एक प्रोविजन एक्ट में क्लियरली है. 2004 में एक रिप्रेजेंटेशन हुआ था बिफोर द हाउसिंग सेक्रेटरी एंड बेस्ड ऑन दैट एक कंसेप्ट दिया गया था कि बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों का कन्वीनियंस नहीं हुआ है. कुछ कारण की वजह से फ्लैट परचेजर को पता नहीं था कि कन्वीनियंस फ्लैट परचेज करने के बाद हम लैंड के लिए भी हकदार है, तो ये उनको जानकारी नहीं थी और कन्वीनियंस नहीं हुआ है. एक सिंपल प्रोसेस किस तरह से किया जा सकता है, एक रिप्रेजेंटेशन हुआ था 2004 में. उस रिप्रेजेंटेशन को लेकर के एक कायदा बनाया गया 2008 में कि डीम्ड कन्वीनियंस कि द लॉ प्रोवाइड्स दैट द प्रोमोटर शैल कन्वे द लैंड एंड बिल्डिंग. So as per law, it has to be conveyed. It is deemed to be conveyed upon completion of 4 months. Upon completion of formation of society, 4 महीने के बाद लैंड कन्वे ही करना है, तो क्यों ना एक अलग से रेमेडी प्रोवाइड किया जाए. तो उसी इंटेंशन से महाराष्ट्र सरकार ने 2008 में स्टैम्प ड्यूटी 2008 में महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट को अमेंड कर दिया एंड एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट कर दिया, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार. एक एडिशनल रेमेडी प्रोवाइड किया. आपके पास लैंड ओनर बिल्डर के थ्रू आप कन्वेंस ले सकते थे,
आप सिटी सिविल कोर्ट में जा सकते थे, आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते थे, बट एक एडिशनल रेमेडी दिया, डीम्ड कन्वेंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट किया एंड उनको एक पावर्स दिया, जहां पर सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस नहीं हुआ है, आप उस प्रकार का उस सोसाइटी का एप्लीकेशन आने के बाद यू हियर द मैटर फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months, एक 6 महीने का टाइम लिमिट दिया। यहाँ पर मैंने कोर्ट केसेस में बात किया, 6 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, राइट। तो यहाँ पर महाराष्ट्र कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 6 महीने का टाइम लिमिट दिया है, यू हियर द मैटर एंड यू पास द ऑर्डर, कि आपको लगता है जो सोसाइटी ने एप्लीकेशन आपके सामने किया है उस सोसाइटी को पूरा का पूरा कन्वेंस देना है या लेसर एरिया देना है, वो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया एंड डीम्ड कन्वेंस का प्रावधान 2010 से लागू कर दिया और 2010 के बाद बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों का कन्वेंस हुआ है। सो ये एक समरी प्रोसीडिंग्स है, एक रीजनेबल टाइम 6 months, 6 to 8 months के अंदर सोसाइटी के नाम पे एक ऑर्डर आ जाता है। Can you do both criminal and consumer, or you have to do only one? You can do all, you can do criminal also. Criminal and consumer, सेक्शन 13 के अंदर क्रिमिनल अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। or consumer भी कर सकते यस, क्रिमिनल में आपको रिलीफ मिलेगा नहीं ना, ही विल बी पुट बिहाइंड द बार, राइट। आपको अल्टीमेटली कन्वीनियंस चाहिए तो आपको सिविल प्रोसीडिंग्स तो करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट। ओके, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसके लिए किया जाता है, वो प्रेशर में बेंड होके वो कन्वीनियंस ग्रांट करे, राइट। अगर उसके पास कन्वीनियंस देने का हक ही नहीं है, उसके पास पावर्स ही नहीं है, लैंड ओनर अवेलेबल ही नहीं है, उसके पास पावर ऑफ अटर्नी भी नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, तो हाउ ही विल ट्रांसफर, राइट। So MOFA was amended in 2008, competent authority was appointed and एक 6 months का टाइम पीरियड दिया था एंड उनके पास जितना भी एप्लीकेशन आता है 6 months के अंदर आप हियर करो एंड पास द ऑर्डर। तो इस प्रकार का एक कायदा बन गया। सो उसके बाद अगर हमें कन्वेंस डीम्ड कन्वेंस के थ्रू कन्वेंस लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है, 7 नंबर का फॉर्म, अपेंडिक्स 7। तो उस फॉर्म के मुताबिक हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का डिटेल, लैंड का डिटेल, प्रोमोटर का डिटेल, कौन सा जमीन के ऊपर हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस प्रकार का एप्लीकेशन जाएगा एंड वट एवर वी वांट टू इंक्रीज, मतलब ज्यादा अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप वहां पर मेंशन कर सकते हो ABC, बट इट हैज टू बी इन 12 पैरास ओनली, सब पैरा आप बना सकते हो, ओके। एंड उसके ऊपर कोर्ट फी लगेगी। अब सिविल कोर्ट में जाओगे आपको ज्यादा कोर्ट फी लग सकती है, सॉरी कन्वेंस के लिए जाओगे ज्यादा कोर्ट फी नहीं लगेगी, 2000-5000 का ही रहेगा और एडिशनल रिलीफ कुछ मांगा है तो ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार से डीम्ड कन्वेंस में भी 2000 का कोर्ट फी होगा। कंज्यूमर कोर्ट में भी जाना चाहते हो वहां पर भी ज्यादा कोर्ट फी नहीं है, ओनली सिविल कोर्ट में जाते हो ज्यादा रिलीफ को लेकर के वहां पर ज्यादा कोर्ट फी रहती है। तो यहाँ पर डीम्ड कन्वेंस में 2000 का कोर्ट फी हमें भरना पड़ेगा एंड एक बार एप्लीकेशन सबमिशन करने के बाद उसको स्क्रूटिनी किया जाता है कि और भी कोई आई मीन उनको अगर ऑफिसर को लगता है if they feel some more documents are required then they will call for the documents, then we have to submit the documents within 30 days। एक बार 30 days के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिशन किया सो हियरिंग नोटिस निकलेगा। हियरिंग नोटिस, द नोटिस विल बी सर्व्ड अपॉन द ओपोनेंट्स। नॉर्मली नोटिस जो है उनका लास्ट नोन एड्रेस के ऊपर हमें सर्विस करना पड़ता है। कोर्ट में वगैरह जाते हो आप कि सर्विस होना ही चाहिए, अगर सर्विस नहीं होता है किसी प्रकार का हियरिंग नहीं चलती। बट डीम्ड कन्वेंस में द पब्लिक नोटिस इटसेल्फ इज अ सर्विस ऑफ नोटिस। तो पब्लिक नोटिस सर्विस कर दिया तो इट इज एज गुड एज सर्व टू द ओपोनेंट्स, इस प्रकार से प्रोविजन है। तो पब्लिक नोटिस होगा फर्स्ट हियरिंग का एंड उसके बाद हियरिंग होगा। अगर वहां पर एक्स पार्टी है, सपोज समझो लैंड ओनर्स बिल्डर्स कोई अपीयर नहीं हुए, एक्स पार्टी ऑर्डर पास होगा एंड एक्स पार्टी ऑर्डर पास होने के बाद यहाँ पर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये भी पावर्स दिया है, यू साइन द कन्वीनियंस डीड। एक बार ऑर्डर पास होने के बाद कन्वीनियंस डीड कौन साइन करेगा, राइट। कोर्ट में है, ऑर्डर मिल गया, एग्जीक्यूशन का प्रोसीडिंग्स अलग होता है। यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन का प्रोसीडिंग्स करने का जरूरत नहीं, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हिमसेल्फ विल साइन द कन्वीनियंस डीड ऑन बिहाफ ऑफ द डिफॉल्टिंग लैंड ओनर्स एंड बिल्डर्स, राइट। तो हियरिंग 6 महीने के लिए चलेगा एंड ऑर्डर पास होगा। एक ऑर्डर पास होने के बाद अगेन हमें कन्वीनियंस डीड बनाना पड़ेगा।
competent authority will sign on behalf of the landowners and builders, and जिस प्रकार से नॉर्मल जो कॉर्पोरेशन में जो कन्वेंस होगा उसमें मैंने बताया कि एक बार कन्वेंस डेट आपका फाइनल हो गया, यू हैव टू सोसाइटी को अपने को कन्वेंस डेट फाइनल करना है, सोसाइटी कन्वेंस डेट फाइनल करेगी, देन यू हैव टू सबमिट इट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल आल्सो फाइनलाइज द कन्वेंस डेट, और उनके थ्रू कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स को एप्लीकेशन जाएगा कि आप ये कन्वेंस डेट को एजुडिकेट करो और उसके ऊपर कितना स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और एक बार स्टैम्प ड्यूटी उसके ऊपर भर दिया गया, then the document will be signed by the society and also by the competent authority, and उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया जाएगा वो डॉक्यूमेंट। Stamp duty payable if any, na? स्टैम्प ड्यूटी Payable if any, deed conveyance. या डीम्ड कन्वेंस में स्टैम्प ड्यूटी तो भरना ही है सर। आपको एक फास्ट रेमेडी दिया हुआ है, कोर्ट में जाओगे आपको 10 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, जिन्होंने stamp duty already भरा हुआ है society में। 100 रुपया पर फ्लैट लगेगा। What अगर- about developer agreement? इंडिविजुअल फ्लैट एग्रीमेंट 100 फ्लैट है, 100 फ्लैट परचेजर ने अपना स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर भरा हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है, एमनेस्टी स्कीम है, सॉरी एमनेस्टी स्कीम में या अदरवाइज प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरा है, हर फ्लैट के ऊपर 100 रुपया स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, प्रोवाइडेड देयर इज नो एफएसआई, बैलेंस एफएसआई। बैलेंस एफएसआई है तो बैलेंस एफएसआई का भी आपको आज का मार्केट वैल्यू के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। Whole development agreement है, हुआ नहीं है तो क्या है? Development कोई बात agreement- नहीं, Whole the agreement- लायबिलिटी है, देयर इज अ लायबिलिटी, बट आज आपका कन्वीनियंस होने में कोई दिक्कत नहीं। All the agreements stamp duty or only last agreement? ऑल एग्रीमेंट्स 2012 के बाद अगर रीसेल हुआ है तो उसका चेन ऑफ एग्रीमेंट लगेगा। तो आपको 2012 की बात करें। 2012 के बाद चेन ऑफ एग्रीमेंट लगेगा, अगर जो फ्लैट में अगर 2012 के बाद सेल हुआ है, रीसेल हुआ है, तो उसमें चेन ऑफ एग्रीमेंट, अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उसी का स्टैम्प पेपर, उसी का ही अग्रीमेंट लगेगा। The conveyance bill is already with the society and there are around 100 members. हाँ, So then again, the conveyance individual member. जरूरत नहीं है ना, आपके पास जमीन ही हस्तांतरण हो रहा है, जमीन आपके नाम पे ऑलरेडी है, तो आप किसके अगेंस्ट आपको प्रोसीडिंग्स करोगे, बराबर आपके नाम पे है। सो जिस प्रकार से एक बार स्टैम्प ड्यूटी भर दिया कन्वेंस डीड के ऊपर, डॉक्यूमेंट को साइन किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड सोसाइटी वालों से। एक बार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल नॉट रिमेन प्रेजेंट इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, बिकॉज ही इज ए क्लास 1 ऑफिसर, ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। तो उनका एक लेटर दिया जाएगा एंड उस बेसिस के ऊपर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होगा, एंड एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद नेम चेंज के लिए एप्लीकेशन करना है। सो विद दिस सिंप्लीफाइड मैनर, जो कोर्ट केसेस आपका 40 साल से 50 साल से आपका कन्वेंस वगैरह नहीं मिला है सोसाइटी को, राइट, लैंड ओनर अवेलेबल नहीं है, कहां पर है पता नहीं है, सो उस सोसाइटियों को ये एक गिफ्ट है कि आप जल्द से जल्द एक 1.5 से 2 साल का टाइम लिमिट के अंदर आप अपना कन्वेंस प्राप्त कर सकते हो। तो फास्टेस्ट रेमेडी अवेलेबल किया है। सो जिस किसी सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ है, सो यू मे अप्लाई फॉर डीम्ड कन्वेंस। या विद दिस आई विल कंप्लीट द प्रेजेंटेशन एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। सो सभी डॉक्यूमेंट जैसे बिल्डिंग प्लान रिलेटेड, बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जो बीएमसी में अवेलेबल रहेगा। अगर आपके पास कौन सा जमीन या अगर समझो प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है, वो सिटी सर्वे ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस से आप ले सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज ऑफ लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, देन फ्लैट परचेजर्स एग्रीमेंट, हर एक फ्लैट परचेजर है उसका इंडिविजुअल एग्रीमेंट का भी कॉपी हमें लगेगा। देन एप्लीकेंट आइडेंटिटी, एप्लीकेंट कौन है, सोसाइटी, सोसाइटी फॉर्मेशन होने के बाद सोसाइटी के पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, दैट इज योर आइडेंटिटी। एंड देन अदर रिलाइड अदर डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन बाय द एप्लीकेंट, जैसा कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है, लैंड ओनर कोई और है, बिल्डर कोई और है, तो अगर आपके पास डेवलपमेंट एग्रीमेंट का कॉपी नहीं है, बीएमसी का रिकॉर्ड में मिलेगा, वहां से आप प्रोक्योर कर सकते हो। देन एरिया एंटाइटलमेंट बाय आर्किटेक्ट, अगर समझो लेआउट प्लॉट है, मोर देन 1 सोसाइटी है, तो टीडीआर वगैरह लोड किया हुआ है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स वगैरह लोड किया हुआ है, सो देन आपको एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपका सोसाइटी के लिए कितना जमीन मिलना चाहिए, राइट। सो दैट विल बी डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू एफएसआई, आपके बिल्डिंग में कितना एफएसआई यूज हुआ है, दूसरा बिल्डिंग में कितना एफएसआई यूज हुआ है,
तो उस बेसिस के ऊपर एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मिलता है एंड उसी प्रकार से आप अपना एरिया क्लेम कर सकते हो। देन पहले डॉक्यूमेंट जब भी 1980s का बिल्डिंग या 90s का पहले का बिल्डिंग है तो उनका बिल्डिंग जो बना हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन सर्वे नंबर। स्लोली वो सर्वे नंबर सीटीएस नंबर हुआ है, सीटीएस नंबर का फाइनल प्लॉट नंबर हुआ है, कुछ जगह पर टाउन प्लानिंग भी हुआ है। सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी वेरियस अथॉरिटी से लेके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सीटीएस नंबर के ऊपर या कौन सा फाइनल प्लॉट नंबर के ऊपर आपका सोसाइटी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया हुआ है एंड उसी सीटीएस नंबर से ही आप हक अपना मांगोगे, जमीन का हक। देन टाइटल सर्च रिपोर्ट ऑफ द एडवोकेट टू बी गिवन एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, पेड प्रूफ, एग्रीमेंट एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ये सब मैंने बताया बीएमसी के पास अवेलेबल है करके। एंड 7/12 तहसीलदार ऑफिस से मिलेगा। सो ये वेरियस अथॉरिटीज है जहां से आप डॉक्यूमेंट प्रोक्योर कर सकते हो। 7/12 तहसीलदार ऑफिस से मिलेगा, फॉर्म नंबर 6 रेवेन्यू ऑफिस से मिलेगा, सर्च रिपोर्ट एडवोकेट देगा, इंडेक्स 2 ऑफ डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलेगा, प्रॉपर्टी कार्ड तहसीलदार सिटी सर्वे ऑफिस तहसीलदार ऑफिस, देन एनए ऑर्डर कलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से मिलेगा। देन डेवलपमेंट एग्रीमेंट लैंड ओनर या बिल्डर उनके पास से मिल सकता है, अगर नहीं मिलता है तो बीएमसी का रिकॉर्ड में से आप ले सकते हो। सो विद दिस आई विल कंक्लूड प्रेजेंटेशन ऑन डीम्ड कन्वेंस आल्सो। थैंक यू वेरी मच। तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कितना क्वेश्चन ले सकता है? बिकॉज़ टाइम नेक्स्ट स्पीकर आए हुए हैं, मैं 2-4 क्वेश्चन ले लूंगा एंड आई विल आल्सो शेयर माय नंबर विद या अगर कोई आपको पर्सनल क्वेश्चन वगैरह है यू कैन गेट इन टच विद मी। यस बताइए। What about condominium? कंडोमिनियम जा सकते हैं, कंडोमिनियम भी डीम्ड कन्वेंस में जा सकता है। आपके पास डिक्लेरेशन हुआ है, They are रजिस्ट्रेशन, the pro rata owner of that land, no? राइट? तो प्रो रेटा का आपको डीड ऑफ अपार्टमेंट बनेगा कन्वेंस के अंदर। एक बार आपका डिक्लेरेशन रजिस्टर हुआ है देन यू विल अप्लाई फॉर द डीम्ड कन्वेंस एंड प्रो रेटा बेसिस के ऊपर आपका एग्रीमेंट के अंदर लिखा है ना, तो उसको लैंड का एरिया कितना है उसके बेसिस के ऊपर आपको लैंड का शेयर भी That मिलेगा। also conveyance is required. यस, डिक्लेरेशन इटसेल्फ इज नॉट गुड इनफ। आपके पास डीड ऑफ अपार्टमेंट होना चाहिए, आपके पास डीड ऑफ अपार्टमेंट होने के बाद ही आप अपना 7/12 उतारा में या प्रॉपर्टी कार्ड में नाम दर्ज कर सकते हो, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। कंडोमिनियम हुआ है, राइट? यू कैन डीड ऑफ अपार्टमेंट करके ही लेना, आपको कन्वेंस आई मीन डीम्ड कन्वेंस के थ्रू ही जाना बेटर रहेगा। यस सर, अगर ओसी नहीं आई है तो डीम्ड कन्वेंस लेना एडवाइजेबल रहेगा। ओसी नहीं आया है तो डीम्ड कन्वेंस में आप जा सकते हो, बट एक आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है करके डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आज। ओके, ओसी का जो जिम्मेदारी हमारी है, तो इस प्रकार का आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। 2016 का एक सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर के अंतर्गत सोसाइटी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसके बाद वो हियरिंग स्टार्ट होगा आपके मैटर में। देन अगेन यू मे नॉट बी एबल टू प्रोसीड अगेंस्ट द बिल्डर टू गेट द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, दैट इज ए हिच। बट अगर कन्वेंस मिल रहा है तो ठीक है ना, जमीन हस्तांतरण हो रहा है करोड़ों रुपए का, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, बट यू कैन think of going to the deemed conveyance. So one last practical question. Is the MST scheme, is it that the person can do it himself or is it has to go to a consultant? It's so complicated. Yes, हमारे ऑफिस में डीम्ड कन्वेंस का बुक है। कुछ सोसाइटियों ने सिर्फ डीम्ड कन्वेंस का बुक पढ़ के भी उनका कन्वेंस किया हुआ है। No, no, I am coming to that. ठीक है, आप भी वो हमारे पास स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम का भी बुक है, ओके, हमने पब्लिश किया हुआ है, वो अगर आप बुक पढ़ के आप कर भी सकते हो। You are a professional, you can do. Then is it? Many people have done it, sir. It is not possible as a कर सकते हो। person is there, Mr. Ramesh Prabhu's book is available. Yes, book is available. आप हमारे ऑफिस में अप्रोच कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे भी मिलता होगा। हाँ, इधर ये टैक्स हाँ, वाला यहाँ ने पर लगाया है, राइट राइट MSC का है ना। यहाँ पर ही अवेलेबल है, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते There's a departmental interaction for West, this or? West Africa. हो। Sorry, Is there a departmental interaction or everything is done online and you get? it is not online. आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है, then you have to submit offline also. Then you have to follow up with the department.
See, ऐसा नहीं है, इतना भी फेसलेस नहीं हुआ। any SSC can file his own return, but why do they appoint him? It is as simple as that. I'm just asking. So I'm also answering. Okay, why should we do on behalf of her? So professional is a professional. We must understand as a professional, they can do it much faster when the time is, constrained. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you. Naresh sir, that you have given excellent presentation and interactive, particularly on first very live topic of stamp duty amnesty scheme, because that is there in everybody's mind. Some or the other problem is there, and also very useful, this dim conveyance and conveyance also. So on behalf of JB Nagar, I would like to convey thanks to you. We'll just break for quick 10 minutes because our second speaker is here only for, fresheners. Come quickly, we'll start in next minutes. So then very short, amazing. नहीं, बहुत अच्छा था Sir, और आपका बहुत अच्छा कार्ड हमने सब साथ share कर करना है, इसका भी अच्छा We will say. आपके बुक्स अवेलेबल है Outside. Separate note in case of the shutdown, we can speak. Conveyance is इस टीम कन्वेंस का भी क्या क्या रहता है वो मुझे भी No, he clarified. He clarified. under deemed conveyance we have done it. अच्छा मनोहर पार्षद dominion करके है रिले parliament shutdown we have done. सबसे शेयर करूंगा. नहीं, we'll share. मैं I know. I return.